डिवोर्स के 1 साल से भी कम टाइम में लियू रुयान को रिग्रेट होने लगा। वो पागलों की तरह मेरे सामने घुटनों पर बैठकर मुझसे उसके साथ रीमैरी करने की भीख मांगने लगी। जब मैंने मना कर दिया तो उसने सीधा अपने लोगों को भेजकर मेरे पेरेंट्स को किडनैप करवा लिया और उन दोनों बुजुर्गों पर टाइम बॉम्ब बांध दी। ये फैन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे उन लोगों को हर्ट करने पर मजबूर मत करो जिनकी तुम केयर करते हो। उसने एक साइको की तरह मेरी तरफ घूरा जब टाइमर में सिर्फ 30 सेकंड्स बाकी थे। उसने कहा, अगर तुमने हाँ नहीं कहा तो मैं पहले तुम्हारे मम डैड को मार दूंगी और फिर तुम्हारे साथ खुद की जान दे दूंगी। मैं अपने मम डैड की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। आखिर में मुझे मजबूरी और ह्यूमिलिएशन के साथ रीमैरी करने के लिए हाँ कहना पड़ा। रीमैरी करने के बाद लियू रुयान सच में बदली हुई लग रही थी। वो अब हर रात क्लब्स में घूमने के बजाय हर कदम पर मेरे पास रहती थी। लियू फैमिली की वो स्पॉइल्ड मिस लियू जिसने कभी चूल्हा तक नहीं छुआ था, वो अब मेरे लिए दिन में 3 बार खुद खाना बनाती थी। हमारी रीमैरिज के पहले वैलेंटाइंस डे पर उसने पूरे जिंक सिटी में रोज पेटल्स बरसाने पर बहुत बड़ा अमाउंट खर्च किया। पूरे शहर में ऐसा लग रहा था जैसे एक बहुत ही रोमांटिक रोज रेन हो रही हो। उन दिनों में लगभग बेवकूफ बन ही गया था। मैंने ऑलमोस्ट यकीन कर लिया था कि लियू रुयान सच में सुधर गई है और अभी भी मुझसे प्यार करती है। जिंदगी ऐसे ही चल रही थी जब तक कि एक दिन मैं हॉस्पिटल गया अपने फादर को देखने। हॉस्पिटल में एंटर करते ही मैंने एक आदमी और एक डॉक्टर को एक हॉस्पिटल बेड बाहर लाते हुए देखा। उस बेड पर लेटी हुई इंसान लियू रुयान थी और वो आदमी उसका सालों पुराना सीक्रेट लवर था जी बोदा। लियू रुयान ने अपनी बाहों में एक न्यूबॉर्न बेबी को पकड़ा हुआ था और वो भले ही वीक लग रही थी पर खुशी से मुस्कुरा रही थी। बोदा, जल्दी आकर हमारी बेटी को देखो, ये कितनी क्यूट है। जी बोदा ने बेबी की तरफ ऐसे देखा जैसे किसी बहुत ही फ्राजाइल चीज को देख रहा हो और बोला, तुमने बहुत मेहनत की है। मैं अपनी जगह पर जम गया। मेरा खून जैसे एक ही सेकंड में फ्रीज हो गया। रुयान सिस्टर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसकी आसपास की उसकी फ्रेंड्स चिढ़ाते हुए बोलने लगी। हमारे ब्रदर इन लॉ सच में बहुत केपेबल हैं। लियू रुयान की आंखें अचानक कोल्ड हो गईं। अपने वर्ड्स पर ध्यान दो, ये फैन ही तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है। अरे हाँ, देखो मैं कैसे भूल गई थी कि तुम दोनों और ये फैन रीमैरी कर चुके हो। उस औरत ने जल्दी से माफी मांगी, लेकिन तुम दोनों के डिवोर्स का रीजन तो जी बोदा ही था और अब तुमने उसके बच्चे को जन्म दिया है। अगर ये फैन को इसके बारे में पता चल गया तो क्या होगा। उसके बाद कंप्लीट करने से पहले ही लियू रुयान ने एक ठंडी और डार्क टोन में कहा, इसीलिए ये बात किसी भी हाल में ये फैन को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी ने भी गलती से मुंह खोला तो मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं सबका बुरा हाल कर दूं। सब लोग तुरंत चुप हो गए और ठीक उसी वक्त मैंने दरवाजा पुश किया और अंदर चला गया। वार्ड के अंदर की हवा अचानक फ्रीज हो गई। लियू रुयान ने जल्दी से जी बोदा को छोड़ दिया। ये फैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं हंस पड़ा, शायद इसीलिए क्योंकि लियू रुयान ने मुझे पहले भी बिट्रे किया था। इस बार मुझे दिल में कोई पेन तक फील नहीं हुआ। ना मैं रोया और ना ही मैंने कोई सीन क्रिएट किया। मेरी आवाज बिल्कुल काम और पीसफुल थी। मैं तुम्हें यहाँ कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ अपने नए बच्चे के लिए। ये फैन, तुम मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, लियू रुयान ने पैनिक होते हुए एक्सप्लेन किया। मैंने तुम्हें बिट्रे नहीं किया है। मैं हमारी रीमैरिज से पहले प्रेग्नेंट हुई थी। पता चलने के बाद मैंने अबॉर्शन के बारे में भी सोचा था, पर डॉक्टर ने कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं शायद कभी मां नहीं बन पाऊंगी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मुझे इसे जन्म देना पड़ा। ये फैन, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। पहले सच में मुझे जी बोडा की ये फीलिंग्स थी, लेकिन अब मैं उससे प्यार नहीं करती। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और अपनी पूरी लाइफ सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगी। ये औरत जो बार बार बोल रही थी कि वो मुझसे प्यार करती है, मुड़ते ही उसने किसी और आदमी के बच्चे को जन्म दे दिया था। मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला। मैं सीधा चलकर जी बोडा के सामने गया, अपना हाथ उठाया और उसके गाल पर एक जोर का थप्पड़ मार दिया। जी बोडा के आंसू तुरंत निकल आए। वो मेरे सामने घुटनों पर बैठ गया। ये फैन, मुझे पता है तुम मुझसे हेट करते हो, लेकिन बच्चा इनोसेंट है। प्लीज रुयान को मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने पर मजबूर मत करो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुमसे कोई फाइट नहीं करूंगा। मैंने बिना किसी इमोशन के अपना हाथ उठाया और दूसरा थप्पड़ मारने ही वाला था, पर इस बार मेरी रिस्ट को हवा में ही लियू रुयान ने टाइटली पकड़ लिया। ये फैन, इनफ। मैंने अपनी पलकें झुकाई और बिना किसी इमोशन के लियू रुयान को घूरा। क्या तुमने अभी थोड़ी देर पहले ये नहीं कहा था कि तुम जी बोडा से प्यार नहीं करती? लियू रुयान का फेस थोड़ा शिवर हुआ। मैं सच में जी बोडा से प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी वो मेरे बच्चे का फादर है। किसी भी हाल में मैं तुम्हें उसके साथ ऐसी बुलिंग करते हुए ऐसे ही नहीं देख सकती। वो शायद भूल गई थी, जब हमारा डिवोर्स नहीं हुआ था, जी बोडा ने मुझे इसी तरह फेस पर थप्पड़ मारे थे। उस वक्त मैं बस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया था। वो खड़ी होकर मुझे बिना किसी फीलिंग के देखती रही जब जी बोडा मुझे लगातार थप्पड़ मार रहा था, पर आज जब मैं उसे वापस मार रहा था तो उससे देखा नहीं जा रहा था। मेरी आंखों में अब सिर्फ थकान थी। तुम चाहती हो कि मैं रुक जाऊं तो ठीक है, अभी मेरे साथ सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलो और डिवोर्स पेपर्स पर साइन करो। लियू रुयान का एक्सप्रेशन अचानक बेहद डरावना हो गया। उसने वायलेंटली मेरा चिन पकड़ लिया और एकदम फियर्स आवाज में बोली,
डिवोर्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये फैन, जब तक मैं मर नहीं जाती मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत। पिछली बार तुमने ट्रिक करके मुझसे डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करवा लिए थे, लेकिन मैं सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करूंगी। इस बार तुम मुझे जो भी डॉक्यूमेंट दोगे मैं उसका एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ूंगी। तुम मुझे फिर से बेवकूफ बनाकर डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करवा सकते। जब लियू रुयान डिवोर्स के लिए अग्री नहीं हुई तो मेरा भी उससे बेकार बातें करने का मूड नहीं था। मैंने दोबारा अपना हाथ उठाया और जी बोडा को थप्पड़ मारने वाला था। लियू रुयान घबरा गई। उसने रिफ्लेक्स में आकर मुझे पीछे की तरफ बहुत जोर से पुश कर दिया। मैं संभल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। मेरा सर जोर से केबल के कॉर्नर से टकराया। एक गर्म लिक्विड मेरे बालों से होता हुआ बहने लगा, लेकिन लियू रुयान भागकर जमीन पर गिरे हुए जी बोडा को बाहों में लेने चली गई। बोडा, तुम ठीक तो हो? उसके फेस पर जो चिंता थी वो बिल्कुल भी फेक नहीं लग रही थी। मैंने एक गहरी सांस ली और एक लफ्ज तक नहीं कहा। मैं चुपचाप जमीन से उठा और मुड़कर हॉस्पिटल से निकल गया। बाहर धूप इतनी तेज थी कि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। तुम्हारा गेस बिल्कुल सही था। लियू रुयान ने मुझे दोबारा बिट्रे किया है। थैंक गॉड तुमने मुझे वार्न कर दिया था। रीमैरी करते वक्त मैंने अपने एक फ्रेंड की हेल्प लेकर एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लिया था। मैं लियू रुयान को छोड़कर जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे अपने मॉम डैड को सेफ जगह पहुंचाना होगा। उन्हें सीक्रेटली देश से बाहर भेज दो और उन्हें छुपा कर रखो। जब वो सेफ हो जाएंगे तो मैं तुरंत लियू रुयान से दूर चला जाऊंगा। फोन के दूसरी तरफ से एक सॉफ्ट और मीठी फीमेल आवाज आई। नो प्रॉब्लम, एक हफ्ते के अंदर मैं तुम्हारा काम करवा दूंगी। फोन कट करने के बाद मैंने अपनी कार सीधे इमिग्रेशन ब्यूरो की तरफ घुमा दी, क्योंकि पिछली बार जब मैं डिवोर्स के बाद भागा था और लियू रुयान ने मुझे पकड़ लिया था तो उसने मेरे सारे आईडी डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट जब्त कर लिए थे। उसे डर था कि मैं फिर से भाग जाऊंगा, इसीलिए उसने मेरी सारी आईडीज और डॉक्यूमेंट्स को अपने पास कस कर रख लिया था। वो मुझे केज का बर्ड बनाकर रखना चाहती थी जो कहीं उड़ नहीं सकता था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अपने उस फ्रेंड की मदद से मैंने चुपके से एक नई आईडी बनवा ली थी। अब बस मुझे अपना एक नया पासपोर्ट बनवाना था और फिर मैं हमेशा के लिए लियू रुयान से दूर जा सकता था। मैंने अपनी नई आईडी पर एक नया नाम यूज किया था। इस बार लियू रुयान मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगी। इमिग्रेशन ब्यूरो पहुंचते ही मेरा नंबर जल्दी आ गया। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया। काउंटर पर बैठे स्टाफ ने मेरी इन्फो चेक की और मुझे एक रिसीट पकड़ा दी। इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो चुकी है। 7 वर्किंग डेज के बाद अपना नया पासपोर्ट ले जाना। मैंने उस स्टाफ को थैंक यू कहा और अपनी कार लेकर वापस लियू फैमिली के घर चला गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, हवा में दूध की तीखी महक थी और एक बेबी की हल्की हल्की रोने की आवाज आ रही थी। लिविंग रूम में सर्वेंट्स बेबी बेड, मिल्क पाउडर, मिल्क बॉटल्स और बाकी बेबी आइटम्स अरेंज करने में लगे हुए थे। जी बोडा ने घर के नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और बेबी को होल्ड किए सोफा पर आधा लेटा हुआ आराम से सुला रहा था। लियू फैमिली के सारे सर्वेंट्स उसके घेर रखे थे। कोई खिलौना दे रहा था तो कोई मिल्क बॉटल। सब लोग उसकी खिदमत में बहुत बिजी थे। लियू रुयान भी वहीं थी। वो बच्चे को हिलाकर चुप करा रही थी। मुझे वापस आते देखकर उसका सबसे पहला रिएक्शन था जी बोडा के आगे खड़े होकर उसे शील्ड करना। उसका ये रिएक्शन उसकी आने वाली किसी भी बातों से ज्यादा सच बयान कर रहा था। ये फैन, मेरी बात सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने दो, उसने मुझे रोकते हुए कहा और उसकी आवाज में एक ऐसी पैनिक थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मैंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है और मेरी बॉडी बहुत वीक है। मैं बच्चे को उसके पैदा होते ही उसके फादर से अलग नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, जैसे ही मेरी रिकवरी कंप्लीट हो जाएगी मैं तुरंत उसे यहाँ से भेज दूंगी। उसके सेंटेंस कंप्लीट करने से पहले ही मैंने एक ठंडी आवाज में उसकी बात काट दी। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे केयर ही नहीं है। लियू रुयान अचानक शॉक में फ्रीज हो गई। उसने अपने दिमाग में न जाने कितने सारे एक्सक्यूजेस तैयार कर रखे थे। उसने ये भी सोचा था कि मैं कंप्लीटली पागल हो जाऊंगा, रोने लगूंगा और कंट्रोल खोकर जी बोडा का सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। उसने यहाँ तक प्लान कर लिया था कि अगर मैंने कोई बड़ा सीन क्रिएट किया तो वो मुझे कैसे मनाएगी। लेकिन न मैं रोया और न ही मैं चिल्लाया। सिर्फ मेरे इन 2 लफ्जों ने कि मुझे परवाह नहीं है उसे बुरी तरह से हैरान और ऑफ गार्ड कर दिया था। लियू रुयान अचानक गुस्से में आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे केयर क्यों नहीं है। उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा भर गया। उसने सबकॉन्शियसली मुझे प्रोवोक करने की कोशिश की, बस ये देखने के लिए कि मेरे फेस पर कोई ऐसी फीलिंग आए जिससे पता चले कि मैं अभी भी उसकी केयर करता हूँ। क्योंकि तुम इतना बड़ा दिल दिखा रहे हो तो ये अच्छा है। बोडा को बच्चे की देखभाल करने के लिए हेल्दी खाने की जरूरत है। उसे नैनीज का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आता। तुम्हारी कुकिंग अच्छी है, जाओ और बोडा के लिए एक बोल फिश सूप बना दो ताकि उसकी एनर्जी वापस आ सके। लियू रुयान को लगा कि इस बार तो मैं पक्का कोई ना कोई हंगामा करूंगा। कोई भी मर्द अपनी बीवी के लवर की खिदमत करने की इस बड़ी ह्यूमिलिएशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं सीधा मुड़ा और किचन में चला गया। लियू रुयान की आंखें शौक से बड़ी हो गईं। वो मुझे स्ट्रेट किचन में जाते हुए पीछे से घूरती रही। उसके दिल में बदला लेने की या मुझे चिढ़ाने की कोई खुशी नहीं थी, बल्कि उसकी रेस्टलेसनेस और भी ज्यादा बढ़ गई थी। मैंने स्टोव ऑन किया, पानी उबाला और फिश पकाई। आधे घंटे बाद मैं एक भाप निकलते हुए और गाढ़े सफेद फिश सूप का बोल लेकर बाहर आया। मैंने उस फिश सूप को कॉफी टेबल पर रखा, एक पोर्सिलेन बोल निकाला और अपने हाथों से एक पोर्शन सर्व किया। जी बोडा ने नेचुरली उसे लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, ये फान, थैंक यू सो मच इस तकलीफ के लिए। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने अपना सर पीछे किया और उस बोल का सारा फिश सूप खुद ही पी गया। लियू रुयान, इसे अच्छे से देख लो। मैंने लियू रुयान की तरफ ठंडी निगाह से देखा और एक एक वर्ड को रुककर जोर देकर बोला, ये सूप मैंने खुद पी लिया है।
इसमें कोई जहर या परेशानी नहीं है। थोड़ी देर बाद जब जी बोडा इसे पिएगा और अगर उसे सरदर्द होता है या उसके पेट में दर्द होता है तो इस सब में मेरा कोई कसूर नहीं होगा। ये कहकर मैंने वो पोर्सिलेन बोल जमीन पर पटक दिया, मुड़ा और वहां से चला गया। 1 साल पहले जब जी बोडा बीमार था और हॉस्पिटल में एडमिट था, उसने कहा था कि उसे कुछ खाने का मन नहीं है, बस मेरे हाथ के बने ब्रेस्ट पोक रिब्स खाने हैं। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था बनाने का, लेकिन ल्यू रोयान ने मुझे फोर्स करके किचन में भेजा। अपनी इस जिल्लत को सहते हुए मैंने कांपते हुए हाथों से जी बोडा के लिए एक पूरा पतीला ब्रेस्ट पोक रिब्स बनाया। और रिजल्ट क्या निकला? जैसे ही जी बोडा ने वो रिब्स खाए, उसे पेट में दर्द हुआ और वो वॉमिट करने लगा। उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां डॉक्टर ने उसे फूड पॉइजनिंग बताया। उस वक्त ल्यू रोयान ने क्या किया था मुझे याद आ गया। वो किसी पागल की तरह बिहेव करने लगी थी, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के और बिना मेरी एक बात सुने। उसने सीधा डिसाइड कर लिया कि मैं जेलसी से भर गया था और मैंने जानबूझकर उन ब्रेस्ट पोक रिब्स में जहर मिला दिया था। मेरी इस पनिशमेंट के लिए उसने स्पेसिफिकली एक डॉक्टर से पॉइजन का मिक्सचर बनवाया और फिर मेरी ठुड्डी पकड़कर जबरदस्ती वो पॉइजन मेरे गले के नीचे उतार दिया था। क्योंकि तुम किसी को पॉइजन देने का इतना ही शौक रखते हो तो अब खुद इसका टेस्ट फील करो। उस रात मैं पेन की वजह से ठंडी जमीन पर पूरी रात तड़पता रहा। मेरा फेस एक पेपर की तरह कंप्लीटली सफेद हो चुका था और मेरे कपड़े ठंडे पसीने से भीग चुके थे। अपनी उस अधमरी और धुंधली कंडीशन में भी मैं लगातार ल्यू रोयान का नाम पुकार रहा था, उससे मुझे बचा लेने की भीख मांग रहा था। लेकिन उस वक्त ल्यू रोयान अपर फ्लोर पर जी बोडा के पास थी। वो सारी पुरानी मेमोरीज मेरी आंखों के सामने क्रिस्टल क्लियर थी। मैंने अपनी आंखें बंद की क्योंकि मैं अब उनके बारे में और नहीं सोचना चाहता था। लेकिन ठीक उसी टाइम ल्यू रुयान ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसको भी उस 1 साल पुराने इंसिडेंट की याद आ गई हो। उसके फेस पर अजीब सा एक्सप्रेशन था। जी फैन, मैं मानती हूं कि पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ काफी अनफेयर चीजें की हैं, लेकिन मैंने उसके लिए तुम्हें कॉम्पनसेट भी किया था। पास्ट की उन बातों को बार बार सामने लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे इस बिहेवियर से यहाँ सब ऑकवर्ड फील करते हैं। मैं बस वहीं का वहीं जम गया। मैं पूरी बात पेन से तड़प रहा था और उस पेन की वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया था। लेकिन ल्यू रुयान की आंखों में ये सिर्फ एक छोटा सा अनफेयर इंसिडेंट था जिसके लिए वो इजीली मुझे कॉम्पनसेट कर सकती थी। मैं अपनी उस तकलीफ के बारे में बात तक नहीं कर सकता था। अगर मैं इसके बारे में दोबारा बोलूं तो इसका मतलब होगा कि मैं इनसेंसिटिव हूं और जानबूझकर सबको परेशान कर रहा हूं। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इन बातों को दोबारा लाऊं तो फिर मुझे और जी बोडा को एक ही घर में मत रहने दो। मैंने बिल्कुल काम फेस के साथ कहा। मैं यहां से मूव आउट कर सकता हूं ताकि तुम दोनों के लिए जगह बन जाए। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ल्यू रुयान अचानक से गुस्से में आ गई, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो सच में मेरे यहां से जाने से डर रही हो। उसने अचानक मुझे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। जी फैन, तुम मेरे हस्बैंड हो। तुम इस ल्यू फैमिली के प्रॉपर्ली मैरिड मिस्टर ल्यू हो। ये ल्यू फैमिली तुम्हारा ही घर है और तुम सिर्फ यहां रहोगे। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे पास होने के सिवाय तुम्हें और कहीं नहीं जाना चाहिए। ठीक उसी वक्त बाहर से अचानक एक न्यू बॉर्न बेबी के रोने की आवाज आई। उसके ठीक बाद किसी सर्वेंट ने दरवाजा नॉक किया। प्रेसिडेंट ल्यू, पता नहीं लिटिल यंग मास्टर को क्या हुआ है, आप जल्दी बेबी रूम चलकर देखिए। ल्यू रुयान ने तब मुझे ना चाहते हुए छोड़ दिया। मैं बच्चे को देखकर आती हूँ, मैं अभी तुरंत वापस आती हूँ। ये कहने के बाद उसने टर्न किया और वहां से चली गई और फिर पूरी रात तक वापस नहीं आई। मैं ऑलरेडी इसका आदी हो चुका था। मैंने डायरेक्ट लाइट्स ऑफ किए और सो गया। मैंने पास्ट की तरह उसके इंतजार में जागकर अपना दिल टूटने का वेट नहीं किया। दूसरे दिन सुबह सुबह मेरी आंखें जी बोडा की रोने वाली और चिल्लाने वाली आवाजों से खुल गईं। लिटिल ट्रेजर, तुम्हें क्या हुआ है? जल्दी से अपनी आंखें खोलो। इस तरह से अपने फादर को डराया मत करो। मैंने आलस में करवट ली और आगे सो गया। इन बेवकूफियों में इन्वॉल्व होने की मेरे पास हिम्मत नहीं थी। लेकिन लगभग आधे घंटे के बाद ल्यू रुयान एंग्री फेस लिए मेरा डोर धक्के से ओपन कर अंदर आ गई। ये फैन, मुझे बताओ, कल रात तुमने क्या किया था? उस औरत के अंदर एक ऐसी नेगेटिव और डार्क ऑरा थी जिसका प्रेशर किसी को सांस भी ना लेने दे। तुम ऑनेस्टली मुझे बता दो, मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगी। इस तरह का ड्रामा मैंने 1 साल पहले कई बार देखा था। अब फिर वही रिपीट हो रहा था जिसे देखकर मैं बस बोर हो रहा था। ल्यू रुयान, अब तुम फिर कैसा पागलों वाला ड्रामा कर रही हो? ल्यू रुयान का चेहरा बेहद डरावना हो चुका था। वो मुझे ऐसे फियर्सली घूर रही थी जैसे अभी ही मुझे जिंदा खा जाएगी। लिटिल ट्रेजर कोमा में है और डॉक्टर ने बताया है उसे बहुत ज्यादा स्लीपिंग पिल्स दी गई है। ये सुनकर मैं डायरेक्ट हंस पड़ा। मुझे गेस करने दो। हालांकि तुम्हारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है और कोई प्रूफ नहीं है जो प्रूव करे कि ये मैंने किया है, लेकिन तुम्हारे लिए ये बात मायने ही नहीं रखती। जी बोडा के गिरे हुए आंसुओं से तुमने खुद डिसाइड कर लिया कि ये मैंने किया है। ल्यू रुयान, क्या तुम्हें ये सारा सीन बहुत फेमिलियर नहीं लग रहा? किसी इनोसेंट को ट्रैप करने का ये खेल, क्या तुम और जी बोडा खेल खेल कर थक नहीं गए? मैं अब बिल्कुल बोर हो चुका हूँ। ल्यू रुयान गुस्से में थी और फिर मुस्कुराने लगी। ये फैन, तुम तब तक नहीं मानते जब तक तुम सच की कब्र ना देख लो। अब जब तुम्हें एविडेंस की ही जरूरत है तो मैं तुम्हें एविडेंस देती हूँ। उसने अपने आदमी को इशारा किया और एक स्टाफ जल्दी से प्रोजेक्टर लेकर आया। फिर उस प्रोजेक्टर से कल रात के बेबी रूम का फुटेज प्ले हुआ। वीडियो में बेबी रूम की लाइट बंद थी और सब ब्लर था, लेकिन लगभग रात के 3 बजे एक अजीब सा आदमी दरवाजे से रूम में एंटर हुआ। वो आदमी बहुत शांति से बेबी बेड की तरफ गया। उसने बेंड करके बेबी को कुछ खिलाया। वीडियो में उस इंसान ने स्क्रीन की तरफ फेस ही नहीं किया था। फुटेज में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उस इंसान ने जो लाइट ब्लू कलर के होमवेयर क्लोथ्स पहने थे वो क्लियरली दिख रहे थे और वो कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि मैंने
अभी पहने हुए थे। यहाँ तक कि उस अननोन आदमी का बॉडी स्ट्रक्चर और हेयर स्टाइल भी बिल्कुल मेरी तरह सेम थे। वीडियो फुटेज कंप्लीट होते ही लियू रोयान ने डायरेक्ट मुझे जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया। ये फैन, अब इसके बारे में तुम क्या कहोगे? मैं तो बस ये सोच रही थी कि तुम बी बोड़ा से हेट करते हो, पर मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि तुम उस छोटे से न्यूबॉर्न बेबी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने बार बार तुम्हें प्रॉमिस किया था कि जब मेरा बेड रेस्ट हो जाएगा मैं दोनों को भेज दूंगी और वो तुम्हारी जगह नहीं ले पाएंगे। फिर क्यों तुमने ऐसा डरावना कदम उठाया? वो थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा कि मेरे कानों में आवाजें गूंजने लगी और मेरे होठों पर से खून आने लगा। मैंने अपना सर उठाया, खून से भरी आंखों से लियू रोयान की तरफ देखा और फिर फाइनली एक स्माइल की। लियू रोयान, अब तुम्हारे और मेरे बीच बात करने जैसा कुछ बचा ही नहीं है। सिक्योरिटी कैमरा ने मेरी शक्ल रिकॉर्ड नहीं की, सिर्फ मेरे कैजुअल कपड़े कैप्चर किए हैं। और मैंने जो कपड़े पहन रखे थे वो कोई इस दुनिया के सिंगल पीस लिमिटेड एडिशन क्लोथ्स नहीं है। कोई भी उन नॉर्मल और सिंपल कपड़ों को किसी सुपरमार्केट से खरीद सकता है। लेकिन लियू रोयान, तुमने सिर्फ इस सिंपल कपड़े की वजह से डिसाइड कर लिया कि उस मॉनिटर वीडियो का पर्सन मैं ही हूं। असल में लोग कभी बदलते नहीं हैं। इन लोगों को कितना ही रिग्रेट हो और ये किसी के सामने रोने की कितनी ही सच्ची एक्टिंग क्यों न दिखाएं, ये नहीं बदलेंगे। जी फैन, तुम अभी क्या कह रहे थे? लियू रोयान अचानक मेरे पास आई और मेरा जबड़ा बहुत जोर से पकड़ लिया, जैसे मैंने उसकी सबसे सेंसिटिव रग दबा दी हो। उसका फेस ठंडा और डरावना लग रहा था। तुम्हारा क्या मतलब, तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है? क्या मैंने तुम्हें प्यार नहीं दिया? लिटिल ट्रेजर मेरा खुद का खून है जिसे तुमने ऑलमोस्ट मार डाला, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें कुछ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूं पास्ट में तुमने बहुत तकलीफें सही हैं और मेरा दिल तुम्हारे लिए दुखता है। मैं सब जानते हुए भी और तुम्हारी की हुई गलती के बाद भी तुम्हें सजा नहीं देना चाहती थी। अभी जब मैंने तुमसे पूछा और अगर तुम आराम से सच बता देते तो मैं शायद तुम्हें माफ कर सकती थी, लेकिन तुमने मुझे हमेशा डिसअपॉइंट किया। तुमने ना सिर्फ सच नहीं माना बल्कि तुम बार बार मेरे और बोडा के ऊपर पास्ट इवेंट्स का ब्लेम डालकर हमें मैनिपुलेट कर रहे हो और मैं अब ये नहीं झेल सकती। वो रुकी और उनकी डार्क आंखों से मुझे ऐसे घूरा जैसे जहर पिला रही हो। उसने गार्ड्स को आवाज लगाई, इसे एंसेस्ट्रल हॉल में ले जाओ और इसे घुटनों पर बैठने की सजा दो। जब तक लिटिल ट्रेजर होश में नहीं आता ये यहाँ से उठेगा नहीं। दिसंबर का महीना था। सर्द हवाएं जिस्म को चीर रही थीं। ल्यू फैमिली का एंसेस्ट्रल हॉल वैसे ही कोल्ड एरिया में बना था, जहां ठंड ज्यादा लगती थी और वहां गर्माहट का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने सिर्फ एक पतला सा होमवेयर पहना हुआ था। मैं उन ठंडे और सख्त पत्थरों पर स्ट्रेट घुटनों के बल बैठा था। ठंड मेरे घुटनों से होकर धीरे धीरे हड्डियों के अंदर तक जा रही थी और पेन कर रही थी। लियू रोयान शायद भूल चुकी थी। 1 साल पहले जी बोडा के लिए उसने मुझे 3 दिन और 3 रात तक एक बर्फ वाले रूम में बंद कर दिया था। उसके बाद से मेरी बॉडी में हमेशा के लिए ठंडक बैठ गई थी कि अब मैं जरा सी भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और आज वही चीज वापस दोहराई जा रही थी। उसने मुझे इस कड़क सर्द मौसम में उस एंसेस्ट्रल हॉल में घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर दिया। पास्ट मेमोरीज मेरे सामने घूम गई और मैं खुद पर हंस पड़ा। आखिरी बार लियू रोयान, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, इस बार जब मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा तब मौत के अलावा हमारी दोबारा कभी मुलाकात नहीं होगी। वक्त बीतता गया। मैं सुबह से शाम और शाम से दोबारा सुबह तक वैसे ही घुटनों पर बैठा रहा। आखिर में मेरे घुटने सुन्न होने लगे। पेन के मारे जैसे हजारों सुइयां मेरी हड्डियों में चुभने लग गईं। मेरी बॉडी की हीट धीरे धीरे खत्म हो रही थी और मेरे होंठ नीले पड़ गए थे। ठंडी हवा मेरी सांसों के थ्रू लंग्स में जा रही थी और सांस लेना भी मेरे लिए मौत जैसा टॉर्चर बन गया था। जैसे ही मेरा दिमाग और होश पूरी तरह से खत्म होने वाला था, एक नरम और गर्म सा छोटा बच्चा अचानक मेरी गोद में आ गिरा। उसने अपने छोटे से हाथों से मुझे पकड़ा। पापा, उस एक स्वीट सी आवाज ने एक झटके में मुझे होश में ला दिया। मैंने अपना सर नीचे किया तो देखा वहां मेरी बेटी TITN थी। मेरी बेटी को हमेशा से ल्यू फैमिली के ओल्ड मैंशन में रखा गया था, जहां ल्यू रोयान की मदर उसे पर्सनली बड़ा कर रही थी। ये ल्यू रोयान का मुझे कंट्रोल करने का एक और तरीका था। जब तक बेटी उनके पास थी मैं भागने की हिम्मत नहीं कर सकता था। 3 दिन बाद मेरा बर्थडे था और उस दिन मुझे TITN से मिलने की परमिशन थी। मैंने प्लान किया था कि उस दिन बेटी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि TITN आज ही वापस आ जाएगी। मैंने अपने हाथ आगे बढ़ाए और बेटी को अपनी बाहों में कस लिया। TITN, तुम यहाँ कैसे आई? दादी, छोटे भाई को देखने आई, TITN ने तुतलाती आवाज में जवाब दिया। मेरे दिल में एकदम से बर्फ सी ठंडक फैल गई। ल्यू रोयान ने साफ साफ कहा था कि बेड रेस्ट पूरा होते ही वो जी बोडा और बच्चे को भेज देगी, पर अब तो ओल्ड मैडम ल्यू को भी अपने ग्रैंडसन के बारे में पता चल गया है। क्या सच में अब ये बच्चा यहाँ से कहीं जाएगा? भाई चलो भाई। TITN मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर की तरफ खींचने लगी। अपनी बेटी के पीछे पीछे चलकर मैं एस्टेट की मेन बिल्डिंग के लिविंग रूम की उस बड़ी ग्लास विंडो तक पहुंचा और फिर उस ग्लास के आर पार मैंने देखा ओल्ड मैडम ल्यू बैठी हुई उस अपने ग्रैंडसन को बहुत खुशी से खिला रही थी और ल्यू रोयान और जी बोडा उनके आसपास खड़े थे। 3 जनरेशंस की ये फैमिली एक साथ खुश थी। लिविंग रूम की गर्म येलो लाइट उस सीन को बहुत वार्म बना रही थी, जो बाहर की ठंड से बिल्कुल अलग था। इसी दौरान बैकयार्ड से गुजरते हुए कुछ सर्वेंट्स छोटी आवाज में बातें कर रहे थे। असल में छोटे यंग मास्टर तो 2 दिन पहले ही होश में आ गया था। वो तो आराम से खेल कूद रहा है और थोड़ा दूध भी पी रहा है। तो फिर मिस्टर येफान अभी तक एंसेस्ट्रल हॉल में घुटनों पर क्यों बैठे हैं? क्या हमें जाकर उन्हें बताना चाहिए? क्या तुम पागल हो गए हो?
प्रेसिडेंट लियो खुद उनका गुरूर तोड़ना चाहती है। हम सर्वेंट्स को इन फालतू मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठंडी हवा चली और कुछ ठंडा मेरी बॉडी पर आकर गिरा। बर्फ गिरने लगी थी। बर्फ के दाने छोटे थे, लेकिन फेस पर पड़ते वक्त वो बहुत ठंडे और जलाने वाले लग रहे थे। तो मतलब जी बोदा का बेटा 2 दिन पहले ही होश में आ गया था, लेकिन लियो रुयान ने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। उसने खुद को इतना स्टोन हार्टेड बना लिया कि उसने मुझे 2 दिन और 2 रातों के लिए उसी कड़ाके की ठंड में घुटनों पर बैठे रहने दिया। अगर बेटी आज यहाँ ना आती तो मैं आज रात भी वहां इसी तरह घुटनों पर बैठा रहता। शायद रात की ठंड इतनी कड़क थी कि मेरे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत टोटली खत्म हो गई थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने से पहले आखिरी चीज जो मुझे धुंधली सी याद थी वो मेरी बेटी की आंसुओं से भरी आंखें थी। जब मेरी आंखें दोबारा खुली तो मैंने खुद को अपने बेडरूम में बेड पर लेटे हुए पाया। कमरा अंदर से बहुत गर्म था। मेरी बॉडी एक मोटी वूल ब्लैंकेट से ढकी थी। मेरे हाथ में आईवी नीडल लगी थी और बेड के सिरहाने मेडिसिन की बोतल लटकी हुई थी। लियो रुयान मेरे पास बैठी थी। उसने मेरे हाथ को जोर से पकड़ा हुआ था। उसका खूबसूरत चेहरा टेंशन और वरी से भरा लग रहा था। ये फन, तुम आखिर उठ गए। तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है? क्या कोई परेशानी फील हो रही है? मैंने अपना सर घुमाया क्योंकि मैं लियो रुयान से बात नहीं करना चाहता था और ना ही मैं उसे देखना चाहता था। मेरा इस तरह से उसे कंप्लीटली इग्नोर करना लियो रुयान के हार्ट को झटका दे रहा था। ये फन, तुम मुझसे गुस्सा हो रहे हो ना? लियो रुयान की आवाज में बहुत सैड टोन थी। मेरी ही गलती थी। मैं पिछले कुछ दिन बच्चे की देखभाल में बिजी हो गई और तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाई, लेकिन मेरे दिल में तुम थे। मैंने चुपके से अपने गार्ड्स को तुम्हारी केयर करने को बोला था। मैंने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था कि तुम्हारी हर छोटी या बड़ी खबर मुझे तुरंत मिलनी चाहिए, पर मुझे नहीं पता था कि वो लेजी गार्ड्स ठीक से काम नहीं करेंगे। तुम फेंट भी हुए पर उनको पता नहीं लगा। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें बहुत अच्छा लेसन सिखा चुकी हूँ। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वो अभी भी मुझसे झूठ बोल रही थी। क्या बच्चे की केयर करना, क्या गार्ड्स अरेंज करना, गार्ड्स सीक्रेटली मेरी केयर करेंगे, ये सब झूठ था। ये सिर्फ अपने आप को डिफेंड करने का एक नया एक्सक्यूज था। ये औरत वही सेम लियो रुयान थी जो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई थी। मैंने अपनी आंखें नीचे की जिसमें थकान थी। त्यान त्यान, ये लफ्ज क्लियर होश में आने के बाद मैंने सबसे पहले उसके सामने बोला। लियो रुयान का फेस अचानक बदल गया। उसने थोड़ा बुरा माना और कहा, ये फन, मैं तुम्हारे लिए 2 दिनों और 2 रातों तक यहाँ बैठी थी, तुम्हारी केयर कर रही थी। तुमने उठने के बाद मेरी तरफ एक नजर देखा भी नहीं। तुम्हारे दिल में अब बस बच्चा ही है, मैं कहीं भी नहीं हूँ। मैं हंस पड़ा। मैं पूरे शांत चेहरे के साथ बोला, मैं 2 दिन और 2 रात के लिए उस एंसेस्ट्रल हॉल में घुटनों पर बैठा रहा। तब तो तुम मुझे ढूंढने नहीं आई थी, लेकिन त्यान त्यान आई। मैं 1 साल से ज्यादा टाइम से त्यान त्यान से मिला नहीं था। यहाँ पर आने के बाद उसने सबसे पहले मुझे ढूंढा। लियो रुयान, तुम खुद को त्यान त्यान से कंपेयर भी कैसे कर सकती हो? लियो रुयान के फेस पर पूरी तरह उदासी और गुस्सा था। वो गुस्से की लिमिट पर पहुंच चुकी थी, पर क्योंकि गलती उसकी थी इसलिए उसने अपना गुस्सा दिखाना अवॉइड किया और अपनी नजरें घुमाई। ठंडी और हार्ड टोन में बोली, मेरी माँ टीएनटीएन को ओल्ड मैंशन वापस ले गई हैं। कल तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हारे बर्थडे के दिन मैं टीएनटीएन को लेकर आ जाऊंगी। अभी फैमिली में सब लिटिल ट्रेजर का ध्यान रखने में बिजी हैं, तो टीएनटीएन को टाइम देने के लिए कोई फ्री नहीं है। टीएनटीएन अगर ओल्ड मैंशन में रहेगी तो उसकी बहुत ज्यादा अच्छी देखभाल होगी। मुझे इस बात पर सिर्फ हंसी आई। जी बोडा अपने बच्चे को केयर देने के लिए अपने पास रख सकता है, तो मैं अपनी खुद की बेटी को नहीं देख सकता? मैं और जी बोडा में आखिर कौन असली हस्बैंड है और कौन साइड लवर? ये बहस करना ही बेकार था। मैंने अपनी आंखें क्लोज की। मेरे अंदर अब लियो रुयान से बहस करने की एनर्जी नहीं बची थी। मुझे यूं खामोश देखकर लियो रुयान को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने पेशेंस के साथ मुझे बहलाने की कोशिश की। ये फन, ऐसे मत करो। कल तो तुम टीएनटीएन से मिल लोगे, पहले थोड़ा सूप पी लो। तुम 2 दिन और 2 रात कोमा में थे, तुमने कुछ नहीं खाया है। मेरा फिर भी कोई रिएक्शन नहीं था, एक वुडन पपेट की तरह जिसके अंदर आत्मा ना हो। लियो रुयान के सीने के अंदर आग जलने लगी। उसके लिए मेरा ये रूप सबसे ज्यादा डरावना था, जैसे मेरी इस दुनिया के अंदर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। ये फन, लियो रुयान कुछ और कहना चाहती थी, पर उसके बोलने से पहले ही बाहर से दरवाजा नॉक होने की आवाज आई। प्रेसिडेंट लियो, यंग मास्टर ने फिर से मिल्क की उल्टी कर दी है, आप अभी आकर देख लीजिए। लियो रुयान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, उसे मजबूरन उठना पड़ा। ये फन, आप आराम करें, मैं बेबी को देख कर आती हूँ, तुरंत आती हूँ। ये बोलने के बाद वो टर्न हुई और चली गई। मैंने अपनी आंखें बंद की। मुझे उससे कुछ नहीं सुनना था और ना ही सोचना था। मैंने बस ये सोचा कि किसी तरह ये आखिरी दिन गुजार लूं और फिर उसे हमेशा के लिए छोड़ दूं। शाम के वक्त एक सर्वेंट गरम हॉट सूप लेकर अंदर आई। सर, प्रेसिडेंट लियो ने आपके लिए फिश सूप बनवाया है, पी लीजिए, इससे आपको गर्माहट मिलेगी। मैं 2 दिन और 2 रातों से बेहोश था और मुझे वाकई भूख लग रही थी। मैंने फिश सूप का बोल हाथ में लिया और एक सिप लिया, पर इस पहले सिप के बाद ही मुझे समझ आ गया, नहीं, ये फिश सूप बिल्कुल नहीं था। मैंने गुस्से से देखा और स्पून से बोल के नीचे टच किया और फिर उसमें से एक अजीब सा मीट का टुकड़ा बाहर निकाला। ये क्या है? पता नहीं कब से जी बोडा दरवाजे पर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। उसने मुझे देखते हुए एक वियर्ड सी स्माइल दी। तुम्हारी सबसे प्यारी टीएनटीएन इसी बोल में है। ये सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग के अंदर कोई बहुत बड़ा बॉम्ब फट गया हो और ब्लड बनकर हर जगह फैल गया हो। एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। उसने वहां की शांति को चीर दिया। मैंने जल्दी से अपने हाथ का बोल जी बोडा पर फेंक कर मारा और मैं एक पागल की तरह उस पर झपटा। बोडा, तुम जानवर हो, तुमने टीनटियान के साथ क्या किया?
खूनी, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैंने उसके गले को जोर से पकड़ लिया और एक पागल की तरह उसे पीटने लगा। मेरी आंखें खून की तरह लाल हो गई। मेरी सारी समझ इस एक पल में खत्म हो गई थी। अब मेरे अंदर सिर्फ नफरत और पागलपन भरा था। जी बोडा मेरी वजह से सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन उसके फेस पर एक जीत वाली डरावनी स्माइल थी। उसने कोई फाइट नहीं की, बस मेरे हाथ पर जेंटली मारा और उसने एक बहुत हेल्पलेस और कमजोर दिखने की एक्टिंग की। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगे। ये फान छोड़ो मुझे सांस नहीं आ रही। और ठीक वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। अगले ही सेकंड लियू रुयान की फिगर दरवाजे पर नजर आई। ये फान, तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी छोड़ो बोडा को। उस औरत ने एक हाथ से मुझे दूर फेंक दिया। वो आगे बढ़ी और जमीन पर वीक और खांसी कर रहे जी बोडा को प्रोटेक्ट करते हुए अपने पीछे छुपा लिया। ये फान, तुम फिर से कौन सा पागलपन दिखा रहे हो? बोडा ने तुम्हें अच्छे दिल से सूप पिलाया और तुमने ऐसा क्यों किया? उसका उसे बचाने का तरीका बहुत बायस था। उसने टिंटियान को मार दिया। मैं बुरी तरह रोते हुए चीखा। मेरे मुंह से निकला हर एक वर्ड चीख रहा था। उसने मुझे जो सूप पिलाया वो टिंटियान से बना हुआ था। ये सेंटेंस बहुत टेरिफाइंग था। लियू रुयान कंप्लीट शॉक में फ्रीज हो गई। उसने डिसबिलीफ में जी बोडा की तरफ देखा। क्या ये फान जो कह रहा है वो सच है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जी बोडा बुरी तरह रोते हुए आंसू बहाने लगा। मैंने तो बस एक नॉर्मल रिब्स का सूप बनाया था। ये फान, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गई है? मैं भी अभी अभी फादर बना हूं, तो मैं तुम्हारी बेटी की बॉडी से सूप बनाकर तुम्हें पिलाने जैसा ये डरावना काम कैसे कर सकता हूं? टिंटियान अभी बिल्कुल ठीक है और ओल्ड मैडम के साथ ओल्ड मैंशन में है। अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो हम अभी कॉल करके लोगों को बोल सकते हैं कि वो टिंटियान को यहाँ ले आए। बिना किसी हेजिटेशन के लियू रुयान ने तुरंत अपने आदमी को ऑर्डर दिया कि वो ओल्ड मैंशन जाएं और टिंटियान को वापस ले आएं। आधे घंटे के बाद लियू रुयान के गार्ड्स टिंटियान को लेकर आ गए। पापा! टिंटियान भागती हुई आई और मुझे गले लगा लिया। मैं एक सेकंड के लिए वहीं का वहीं जम गया। टिंटियान जिंदा थी तो वो सूप, मुझे अचानक सब समझ आ गया और मैंने अचानक अपना सर ऊपर उठाकर जी बोडा की तरफ घूरा और जी बोडा जो अभी भी लियू रुयान के पीछे छुपा हुआ था, उसने मेरे सामने एक एरोगेंट और जीत वाली स्माइल दी। तो अब मुझे समझ आ गया कि शुरू से लेकर एंड तक ये सब सिर्फ एक ट्रैप था। जी बोडा ने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला था कि उसने टिंटियान को मारकर सूप बनाया है ताकि वो मुझे गुस्सा दिला सके और मैं लियू रुयान के सामने उस पर अटैक कर बैठूं। ये फान, अब तुम्हें क्लियरली दिख गया ना? लियू रुयान की आवाज इतनी ठंडी थी जैसे सब जमा देगी। टिंटियान बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ी है। अब तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है? मैंने अपनी आंखें बंद की। मैंने कहा, मुझे अब और कुछ नहीं कहना है। जबकि दूसरी तरफ जी बोडा अपना हाथ पकड़े थोड़ा पेन का दिखावा करते हुए अपने आंसू पोंछने लगा। उसके हाथ पर एक लंबा खून का कट लगा था। ये कट तब लगा था जब मैंने आउट ऑफ कंट्रोल होकर पोर्सलिन बाउल जी बोडा पर फेंका था। ये इंजरी और जी बोडा के फेस पर इनजस्टिस लेने वाले एक्सप्रेशंस देखकर लियू रुयान की आंखों में जो थोड़ी सी भी दया बची थी वो भी खत्म हो गई और उसकी जगह एक डार्क और डरावनी एनर्जी ने ले ली। ये फैन, सिर्फ जी बोडा को घर से बाहर निकालने के लिए तुमने इतना घटिया र्यूमर बनाया कि जी बोडा ने तुम्हारी बेटी को जिंदा पका दिया और तुमने इसके ऊपर इसे इस हाल तक मारा। अब मैं भी तुम्हारा फेवर नहीं ले सकती। गार्ड्स आओ और इसके मुंह पर थप्पड़ मारो ताकि आगे से बात करने से पहले सोचे कि क्या बोलना है और क्या नहीं। उसका ऑर्डर पूरा होते ही लियू रुयान के गार्ड्स तुरंत सामने आए और उन्होंने मुझे फ्लोर पर पिन डाउन कर लिया और एक स्पेशली डिजाइंड हैवी वुडन स्टिक से मेरे फेस पर थप्पड़ मारने लगे। वो वुडन बोर्ड आयरन की तरह हार्ड था। 2 बार लगने के बाद ही मेरे होठ के कॉर्नर से ब्लड आना शुरू हो गया। पापा को मत मारो प्लीज, तियान रोती हुई मेरी तरफ कूद पड़ी, पर उस गार्ड ने गलती से वो बड़ा सा वुडन बोर्ड तियान के सर पर जोर से मार दिया। तियान की छोटी सी बॉडी उड़कर दूर जाकर गिरी और जब वो जमीन पर गिरी उसका पूरा सर खून से भर चुका था। तियान, मैंने पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश की ताकि मैं अपनी बेटी के पास जा सकूं, पर गार्ड्स ने मुझे जमीन पर पावरफुली होल्ड कर रखा था, जबकि लियू रुयान सिर्फ कोल्ड आइज से मुझे देखती रही। मारना जारी रखो, इसे अच्छा लेसन सीखने दो। और गार्ड्स फिर से मारते रहे, 1 बार, 2 बार, 3 बार। आखिर में मेरा पूरा फेस खून से भर गया और मैं एक लफ्ज भी नहीं बोल पा रहा था। लियू रुयान तब जाकर सेटिस्फाई हुई और उसने कहा, तुम और तियान अब इस रूम में रिफ्लेक्ट करो अपनी हरकतों पर। मैं पहले जी बोडा को हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। ये बोलकर वो जी बोडा को प्रोटेक्ट करते हुए आगे चली गई। मैं अभी बेहोश होने की हालत में था, पर मैंने अपनी आखिरी सारी ताकत लगा दी और अपनी बेटी की तरफ रेंगते हुए गया। तियान, तुम ठीक हो, उठ जाओ, पापा को मत डराओ। लेकिन उस नन्ही सी जान ने रोना और हिलना बंद कर दिया था। उसकी छोटी सी बॉडी में गर्माहट नहीं थी, सिर्फ उसके सर से ब्लड बह रहा था। मैं बर्फ की तरह फ्रीज हो गया। मैंने कांपते हुए उसकी पल्स चेक करनी शुरू की। हार्ट बीट नहीं थी। मेरी बेटी मर चुकी थी। हमारे यहाँ से निकलने की कल रात से पहले वो गुजर गई। जब मेरा सब कुछ तबाह हो गया, उसी वक्त मेरा मोबाइल बजा। मैंने कॉल पिक किया तो वही जानी पहचानी लड़की की आवाज आई। ये फैन, मैंने तुम्हारे मॉम डैड को फॉरेन भेज दिया है और उन्हें नए डॉक्यूमेंट्स बनवा दिए हैं। वो सेफ हैं और तुम्हारा वीजा भी बन गया है। मैंने इमिग्रेशन ब्यूरो से कलेक्ट कर लिया है। मैं अभी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। क्या तुम मेरे साथ आओगे? मैंने कुछ नहीं कहा।
मैंने अपनी बेटी की उस छोटी सी डेड बॉडी को अपनी बाहों में पकड़ा और एक एक भारी कदम के साथ मैं घर के दरवाजे के बाहर निकला। बाहर उस डार्क ब्लू रोड पर एक ब्लैक रोल्स रॉयस खड़ी थी। मैंने बेटी को उस कार में बिठाया और उसके ठंडे फेस पर किस किया। मेरे आंसू बिल्कुल टूट कर बहने लगे। तियान तियान, पापा तुम्हें यहाँ से हमेशा के लिए दूर लेके जाएंगे। डोंट वरी, इस बार हम कभी अलग नहीं होंगे। जब लियू रुयान जी बोडा को हॉस्पिटल से लेकर वापस आई तो रात काफी हो चुकी थी। जी बोडा के हाथ पर लगा वो ब्लड का निशान दिखने में डरावना था पर असलियत में गहरा नहीं था। पर जी बोडा लगातार रोते हुए लियू रुयान की स्लीव को पकड़कर छोड़ना नहीं चाहता था और कह रहा था कि उसे बहुत पेन हो रहा है। लियू रुयान को मजबूरन उसको टाइम देना पड़ा और यहाँ तक कि जी बोडा के हाथ के वुंड को खुद साफ किया और फिर डॉक्टर की वार्निंग सुनने के बाद उसका दिमाग कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। पता नहीं क्यों हॉस्पिटल में होते हुए भी उसका दिल लगातार एक अजीब सा डर फील कर रहा था। ऐसी फीलिंग थी जैसे अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज चली गई हो और इस बार वो उसे वापस नहीं पा सकती। रुयान, क्या ये फन अभी भी मुझ पर गुस्सा है? जी बोडा ने उसकी बाहों को पकड़कर अपने फेस पर फेक गिल्ट लाते हुए पूछा। ये मेरी ही गलती है। अगर मैंने फिश सूप का जिक्र ना किया होता तो ये सब नहीं होता। इस सबसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लियू रुयान ठंडे फेस के साथ बोली। वो खुद ही बेवजह सीन क्रिएट कर रहा था। तुमने अच्छे दिल से उसके लिए सूप बनाया पर उसने तुम्हें बुरी तरह से मारा। वो कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल है। बाटों के बीच में ही उनकी ब्लैक लंबोर्गिनी कार लियू फैमिली के मेन गेट के सामने रुक गई। लियू रुयान ने जी बोडा को प्रार से निकलने में हेल्प की। उसने पहले जी बोडा को सेट किया और फिर बच्चे को टाइम देकर सुलाने लगी। इस सब में 2-3 घंटे बिताने के बाद एट लास्ट वो मास्टर बेडरूम में मुझे चेक करने आई। पर मास्टर बेडरूम पूरी तरह खाली था। बेड पे कंबल ठीक से फोल्डेड थे और बेड के बगल वाली टेबल पर ड्रिप नीडल वैसे ही फेंक दी गई थी और थोड़ी सी मेडिसिन भी वहां बिखरी हुई थी। लियू रुयान के हार्ट में प्रेशर फील हुआ। वो कहाँ गया? इतनी रात को वो आखिर भागकर कहाँ जा सकता है? ये फैन, उस औरत ने अपने माथे पर शिकन लाते हुए आवाज लगाई पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उस एम्प्टी रूम को देखकर लियू रुयान को एक बार फिर से पैनिक फील होने लगा। 1 साल पहले मेरे सडनली घर छोड़कर चले जाने से उसके माइंड पर बहुत गहरा असर पड़ा था। वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गई थी। जब भी वो मुझे देखना चाहती और मैं वहां नहीं होता था तो वो तुरंत नर्वस हो जाती थी। अगर मैं 5 मिनट तक उसे नहीं मिलता तो वो पूरी तरह पागल सी हो जाती। और तब लियू रुयान कंप्लीटली पागल हो गई। वो चिल्लाते हुए मेरा नाम लेने लगी और लियू फैमिली के हर एक कोने में ढूंढने लगी। क्लॉक रूम, बाथरूम, स्टडी रूम, यहाँ तक कि उसने ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग रूम और किचन भी चेक कर लिया पर मेरा कहीं कोई नामो निशान नहीं था। क्या वो फिर से भाग गया? ये ख्याल लियू रुयान के माइंड में एक लाइट की तरह फ्लैश हुआ और उसकी टेंशन 1000 गुना बढ़ गई। लियू रुयान के दिल में एक बड़ा तूफान आ गया था लेकिन फिर भी इस वक्त वो फियरलेस थी क्योंकि आखिरकार मेरे मम डैड उसके हाथों में सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड थे। मैं उसकी लिमिट्स को पार करने का सपना भी नहीं देख सकता था। लियू रुयान ने कोल्ड फेस के साथ मुझे कॉल किया पर फोन के दूसरे एंड से बस एक ठंडी सी मशीन की आवाज आई। आपका डायल किया गया नंबर ऑफ है। उसे यकीन नहीं आया और उसने दोबारा ट्राई किया पर वही सेम आवाज आई। लियू रुयान ने इतने गुस्से में आकर दीवार पर जोर से मुक्का मारा। उसके हाथ शिवर कर रहे थे। उसने मेरी वीचैट आईडी खोली और अपनी खून से भरी आंखों के साथ एक मैसेज टाइप किया और भेज दिया। ये फैन, मैं तुम्हें 1 घंटे का टाइम दे रही हूँ, खुद ही वापस आ जाओ। अगर 1 घंटे बाद तुम मुझे ना मिले तो तुम्हें मालूम है इसका रिजल्ट क्या होगा। तुम भी नहीं चाहते ना कि मैं आधी रात को तुम्हारे ओल्ड होम जाकर तुम्हारे पेरेंट्स को डिस्टर्ब करूं। मैसेज भेजने के बाद लियू रुयान ने अपना मोबाइल सोफा पर फेंक दिया और पूरे आराम से बैठकर मेरे वापस आकर माफी मांगने का वेट करने लगी। इसी दौरान जी बोडा सीढ़ियों से नीचे आया। लियू रुयान के मुझे ढूंढने का शोर बहुत तेज था जिसकी वजह से उसकी नींद टूट गई थी। उसने अपना चेहरा एक डमी वाला वरी फेस बना लिया और फिर एक मैनिपुलेटिव टोन में बोला, रुयान, ये फैन वापस भाग गया क्या? मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों अपने आपस में फाइट करो। रिलैक्स, वो इतनी हिम्मत ही नहीं कर सकता। लियू रुयान ने अपने होठों को खींचते हुए एक एरोगेंट और विनिंग लाफ थी। उसके पेरेंट्स अभी भी मेरे हाथों में हैं। वो आखिर भागकर कहाँ जा सकता है? वो कहीं नहीं जा सकता। उसे चुपचाप ओबीडियंट बनकर मेरे पास ही रहना पड़ेगा। वक्त का एक एक सेकंड बीतता गया। 10 मिनट, 20 मिनट। बहुत जल्दी क्लॉक की सुई ने पूरा राउंड कवर कर लिया। 1 घंटा खत्म हो गया पर लियू रुयान का मोबाइल अभी भी सोफा पर शांत पड़ा था। ना ही कोई कॉल आई और ना ही कोई टेक्स्ट मैसेज आया और वो डोर बिल्कुल खाली पड़ा था। मैं वहां नहीं था। लियू रुयान का फेस धीरे धीरे डार्क होने लगा। अच्छा, बहुत अच्छा, ये फान अब सच में तुम्हारे पर निकल आए हैं। उसने जल्दी से अपने गार्ड्स को बुलाया और एंग्री फेस के साथ ऑर्डर दिया, मिस्टर, ये फान बहुत डिसोबीडियंट हो गए हैं। तुम अभी तुरंत ये फैमिली के पुराने घर जाओ और उसके मॉम डैड को यहाँ ले आओ। मैं उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। उन्हें कहो कि यहाँ आकर अपने बेटे को डिसिप्लिन सिखाएं। उसका ऑर्डर मिलते ही गार्ड्स जल्दी से कार स्टार्ट करके ये फैमिली के ओल्ड मैंशन की तरफ चले गए पर 1 घंटे के बाद वो लोग पीले फेस लेकर वापस आए। प्रेसिडेंट लियू, कुछ बहुत बुरा हो गया है, गार्ड्स ने ट्रेम्बलिंग आवाज में रिपोर्ट किया। लियू रुयान का चेहरा डार्क हो गया।
इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे सास और ससुर कहाँ हैं? क्या मैंने तुम्हें उन्हें यहाँ लाने का ऑर्डर नहीं दिया था? कहाँ हैं वो लोग? प्रेसिडेंट लियू बहुत जोर से हंग्री हो रही थीं और गार्ड्स अपना सर नीचे किए खड़े थे। किसी की भी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सर के पेरेंट्स गायब हैं। जब हम वहां पहुंचे तो ये फैमिली के घर में कोई नहीं था। यहाँ तक कि आपने जिन सीक्रेट गार्ड्स को सर के पेरेंट्स पर नजर रखने के लिए रखा था वो भी गायब हैं। उनका फोन नहीं लग रहा है और उन्हें कहीं ढूंढा नहीं जा सकता। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उन्हें रास्ते से हटा दिया है। लियू रियान के दिमाग में जैसे एक बॉम्ब फट गया। वो पूरे 5 सेकंड्स तक शॉक में फ्रीज रही। फिर उसने गुस्से में अपने सामने रखी कॉफी टेबल को पलट दिया। ग्लास, टी सेट और एस्ट्रे जोर से जमीन पर गिरे और चूर चूर हो गए। गायब हो गए? लियू रियान की आवाज अचानक तेज हो गई, किसी गुस्से में पागल जंगली जानवर की तरह। गायब होने का क्या मतलब है? क्या जिंदा इंसान हवा में गायब हो सकते हैं? तुम सब बेवकूफों की फौज हो। मैंने तुम लोगों को किस काम के लिए रखा है? जल्दी बाहर जाओ और उन्हें ढूंढो। अगर तुमने आज रात सर को नहीं ढूंढा तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। जाकर चेक करो। लियू फैमिली के आसपास के सारे सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज निकालो। एक एक फ्रेम ध्यान से देखो। मुझे जानना है कि वो कैसे गया और कहां गया। लियू रियान पागलों की तरह चीख रही थी। इस पल वो अब बिल्कुल भी फियरलेस और कॉन्फिडेंट नहीं थी। वो सच में पैनिक कर रही थी। मेरे पेरेंट्स अब उसके पास नहीं थे तो अब मेरी कोई वीकनेस भी नहीं बची थी। इसका मतलब था कि मैं सच में हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा रहा था। लियू रियान के अंदर एक खतरनाक डार्क ऑरा थी। उसका फेस इतना डरावना लग रहा था जैसे वो अभी किसी को जिंदा खा जाएगी। गार्ड्स ने जरा भी डिले नहीं किया और तुरंत एक्शन में आ गए। उन्होंने खुद को 2 टीम्स में बांट लिया। एक टीम सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज निकालकर एक एक फ्रेम चेक करने लगी ताकि मेरी लोकेशन का पता चल सके। दूसरी टीम ने लियू फैमिली के आसपास के एरिया में पूरी ताकत से मुझे ढूंढने के लिए एक मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। फुटेज चेक करने वाली टीम को रिजल्ट मिल गया। प्रेसिडेंट लियू, हमें पता चल गया, एक गार्ड ने एक्साइटमेंट के साथ चिल्लाते हुए कहा। कल शाम करीब 6 बजे एक ब्लैक रोल्स रॉयस लियू फैमिली के मेन गेट पर आई थी और उसने सर को पिकअप किया। रिपोर्ट देते हुए गार्ड ने लियू रियान को मॉनिटर वीडियो प्ले करके दिखाया। जल्द ही स्क्रीन पर एक क्लियर वीडियो सामने आ गई। शाम का वक्त था। एक ब्लैक रोल्स रॉयस लियू फैमिली के गेट के बाहर रुकी। मैंने अपना सूट ठीक किया और बिना किसी हेजिटेशन के कार में बैठ गया। फिर कार तेजी से आगे बढ़ी और जल्द ही सड़क के एंड पर जाकर गायब हो गई। लियू रियान उस कार को घूरती रही और एक ठंडी आवाज में ऑर्डर दिया, नंबर प्लेट जूम करो। गार्ड ने तुरंत पॉज बटन दबाया और माउस का यूज करके नंबर प्लेट को जूम इन कर दिया। जब स्क्रीन पर वो जानी पहचानी और एरोगेंट जिंग AX8888 नंबर प्लेट नजर आई तो लियू रियान के आसपास का टेम्परेचर जैसे फ्रीज हो गया। शेन यूचू, ये शेन यूचू की कार है। उसके हस्बैंड को किडनैप करने वाली कोई और नहीं बल्कि वो घटिया औरत शेन यूचू थी। शेन यूचू लियू रियान की सबसे बड़ी दुश्मन थी। बचपन से ही उन दोनों की कभी नहीं बनी। लियू रियान को जो भी आदमी पसंद आता शेन यूचू उसे छीनने की कोशिश करती और बदला लेने के लिए शेन यूचू को जो भी बिजनेस डील पसंद आती लियू रियान किसी भी तरह से उसमें रुकावट डाल देती। वो दोनों 10 सालों से एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही थीं और एक दूसरे की जान लेना चाहती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि लियू फैमिली और शेन फैमिली दोनों ही बहुत पावरफुल और रिच फैमिलीज थीं। दोनों फैमिलीज की पावर लगभग इक्वल थी। इसीलिए हालांकि लियू रियान और शेन यूचू एक दूसरे से बेहद नफरत करती थी पर वो दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती थीं। इसीलिए वो बस सीक्रेटली एक दूसरे के खिलाफ प्लॉट करती रहती थी। बिजनेस की लड़ाई तो फिर भी समझ आती थी लेकिन अब शेन यूचू ने उसके हस्बैंड पर हाथ डालने की हिम्मत की थी। ये तो लियू रुयान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कार तैयार करो, लियू रुयान ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसकी आंखों में खून सवार था जो साफ देखा जा सकता था। शेन फैमिली के घर चलो, मैं आज शेन यूचू को जान से मार दूंगी। आधे घंटे बाद लियू रुयान पूरे गुस्से के साथ शेन फैमिली के घर पहुंची। उसने जोर से दरवाजे पर किक मारी और अपनी डार्क ऑरा के साथ अंदर घुस गई। लिविंग रूम में शेन यूचू आराम से बैठकर चाय पी रही थी। लियू रुयान को गुस्से में आग बबूला देखकर भी उसने अपनी पलके तक नहीं उठाई। वो बस आराम से अपने टी कप में से निकलती भाप को फूंक मार रही थी। प्रेसिडेंट लियू का यहाँ आना कैसे हुआ? क्या काम है? लियू रुयान अब इतनी गुस्से में थी कि उसे फॉर्मेलिटी की कोई परवाह नहीं थी। उसने सीधा आगे बढ़कर शेन यूचू का कॉलर पकड़ लिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, शेन यूचू, मेरे साथ पहेलियां बुझाना बंद करो। मुझे पता है कि तुम मेरे हस्बैंड को अपने साथ लेकर आई हो। तुमने उसे कहाँ छुपाया है? तुम्हारा हस्बैंड? शेन यूचू ने अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए कहा। तुम्हारा मतलब जी बोडा से है जिसने अभी अभी तुम्हारे बच्चे को जन्म दिया है? क्या वो तुम्हारे घर पर नहीं है? शेन यूचू, मुझे तुम्हारे ऊपर हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। लियू रुयान ने अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहा। मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रही हूँ, तुमने ये फान को कहाँ छुपाया है? शेन यूचू मुस्कुराई। ओहो, तो तुम्हारा मतलब ये फान से है? हाँ, मुझे सच में पता है कि वो कहाँ है, लेकिन मैं तुम्हें बताने के लिए मजबूर नहीं हूँ। पर अब जब तुम यहाँ आ ही गई हो तो मैं तुम्हारा यहाँ आना वेस्ट नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताती हूँ जो शायद सबको पता होना चाहिए। ये फान असल में तुम्हारा हस्बैंड है ही नहीं। तुम्हारी रीमैरिज के वक्त जो मैरिज सर्टिफिकेट तुम्हें मिला था वो फेक था और तुम्हारी रीमैरिज केस
पूरे 1 साल में मैं और ये फान लगातार कांटेक्ट में थे। तुम्हारे घटिया बिहेवियर का बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि उसी की वजह से ये फान ने फाइनली मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। शेन यूचू के बस कुछ ही वर्ड्स ने लियू रुयान को सक्सेसफुली आग बबूला कर दिया। शेन यूचू, तुम अपनी मौत बुला रही हो। लियू रुयान के कंट्रोल का धागा एक ही सेकंड में टूट गया और उसने जोर से एक मुक्का दे मारा। शेन यूचू ने साइड में होकर उसे डॉज किया और पलटकर लियू रुयान के पेट पर एक किक जड़ दी। टॉप रिच फैमिली से बिलोंग करने वाली ये दोनों औरतें अब लिविंग रूम में बिना किसी क्लास और मैनर्स के एक दूसरे से भिड़ रही थी। दोनों ही ट्रेंड फाइटर्स थी। उन्होंने बचपन से ही बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट सीखी थी। उनकी फाइट में हर पंच डायरेक्टली हिट कर रहा था और हर मूव बहुत ब्रूटल था। कुछ देर तक तो ये समझना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। काफी देर तक लड़ने के बाद शेन फैमिली के बॉडीगार्ड्स अंदर भागते हुए आए और उन दोनों को जबरदस्ती अलग किया। लियू रुयान के होठों से खून बह रहा था, उसका माथा छिल गया था और उसकी आंख के पास एक नीला निशान पड़ गया था। उसकी कंडीशन बहुत बुरी लग रही थी। शेन यूचू के फेस पर भी चोटें आई थी, लेकिन वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। एक विनर के एटीट्यूड के साथ उसकी वो स्माइल बहुत ही एरोगेंट लग रही थी। लियू रुयान, अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करो। ये फान अपनी मर्जी से मेरे साथ आया था। वो अब बहुत अच्छी लाइफ जी रहा है। मैं तुम्हें एडवाइस दूंगी कि तुम उसे ढूंढने में अपना टाइम बर्बाद मत करो। अगर तुम उसे ढूंढ भी लोगी तो भी तुम उसे वापस नहीं ले जा सकती, क्योंकि इस बार वो अकेला नहीं है। मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। तुम उसे फिर से थ्रेटन या डराने का सोचना भी मत। ये फान अब तुमसे प्यार नहीं करता। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? शट अप। लियू रुयान ने बॉडीगार्ड्स की पकड़ से खुद को छुड़ाया और शेन यूचू की तरफ पॉइंट करते हुए बेतहाशा गुस्से में बोली, शेन यूचू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लेक्चर देने की? ये फान मेरा हस्बैंड है, वो मेरा है। जीते जी वो लियू रुयान का इंसान है और मरने के बाद वो लियू रुयान का भूत बनेगा। तुम उसे छुपाने के बारे में सोचना भी मत और मेरे हस्बैंड को मुझसे छीनने का ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल ही दो। लियू रुयान, तुम्हें ये सब बोलने में शर्म नहीं आती? शेन यूचू ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, क्या मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि इन सालों में तुमने अपने हस्बैंड के साथ क्या क्या किया है? तुमने जी बॉडा के लिए बार बार उसे धोखा दिया और उसे हर्ट किया। 1 साल पहले जी बॉडा ने बस एक छोटी सी ट्रिक यूज की थी और तुमने यीफान को जहर पिला दिया था, जिसकी वजह से वो पूरी रात पेट दर्द से तड़पता रहा। तुमने जी बॉडा की वजह से उस पर कोड़े बरसाए, उसे बेसबॉल बैट से मारा, उसे एक बर्फीले रूम में बंद कर दिया ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए। और ये सब तो तुमने 1 साल पहले किया था। जब वो मुश्किल से वहां से बचकर भागा तो तुमने उसके पेरेंट्स को किडनैप कर लिया और उसे अपने पास वापस आने पर फोर्स किया। लियू रुयान, बहुत से लोग सेकंड चांस डिजर्व नहीं करते, लेकिन ये फान ने तुम जैसे जानवर को एक सेकंड चांस दिया और उस सेकंड चांस के मिलने के बाद तुमने क्या किया? तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरी। तुम अभी भी पास्ट की तरह सिर्फ जी बॉडा के बारे में सोचती रही। तुमने ये फान को बिना आत्मा वाला एक खिलौना समझ लिया था, जिसे तुम जैसे चाहो कंट्रोल कर सकती थी और जैसे चाहो टॉर्चर कर सकती थी। लियू रुयान, तुम ये फान को डिजर्व ही नहीं करती। शेन यूचू की बातें किसी शार्प नाइफ की तरह लियू रुयान के दिल में गहराई तक चुभ गई थी। लियू रुयान को फील हो रहा था कि उसका दिल पहले ही छलनी होकर खून से भर चुका है, लेकिन फिर भी उसने स्टबर्न होकर कहा, मेरे और यी फान के मैटर्स पर कमेंट करने वाली तुम कोई नहीं होती। मैं यी फान को ढूंढ कर रहूंगी और वो पक्का मेरे पास वापस आएगा। शेन यूचू, तुम बस वेट करो। जिस दिन मैं और यी फान वापस एक हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम सिर्फ एक जोकर हो। ये कहकर लियू रुयान मुड़ी और अपने साथ एक ठंडी ऑरा लिए वहां से चली गई। वो जानती थी कि आज शेन फैमिली के घर में वो कोई फायदा नहीं उठा सकता। आखिरकार शेन फैमिली भी लियू फैमिली की तरह जिंग सिटी की टॉप रिच फैमिली थी। चाहे कनेक्शन हो, पावर हो या मनी हो, दोनों फैमिलीज बिल्कुल इक्वल थीं। कोई भी एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। यहाँ अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय उसे मुझे ढूंढने का कोई और तरीका सोचना था। इसीलिए शेन फैमिली के घर से निकलने के बाद लियू रुयान ने तुरंत अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, अपने आदमियों को भेजो और शेन यूचू पर नजर रखो। वो कहाँ जाती है, किससे मिलती है, मुझे हर चीज की डिटेल तुरंत चाहिए। मुझे यकीन है कि अगर हम शेन यूचू पर क्लोज नजर रखेंगे तो हम पक्का यी फान को डाउन निकालेंगे। ऑर्डर मिलते ही लियू रुयान के गार्ड्स एक्शन में आ गए। शेन यूचू को सेंटर में रखकर एक इनविजिबल जाल सीक्रेटली बिछा दिया गया। लियू रुयान के गार्ड्स न सिर्फ 24 आवर्स शेन यूचू के हर एक मूव पर नजर रख रहे थे, बल्कि उन्होंने मिलिट्री ग्रेड इक्विपमेंट यूज करके उसकी सारी कॉल्स भी टैप कर ली थी। स्टार्टिंग में लियू रुयान को बहुत उम्मीद थी। उसे लगा कि इस परफेक्ट प्लान से वो मुझे बहुत जल्द ढूंढ लेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए लियू रुयान को मिलने वाली इंफॉर्मेशन बिल्कुल यूजलेस थी। प्रेसिडेंट लियू, शेन यूचू ने आज कंपनी में एक टॉप लेवल मीटिंग की है। प्रेसिडेंट लियू, शेन यूचू दोपहर में ग्लोबल ग्रुप के बॉस शेन से मिली थी। ऐसा लग रहा है कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एंटर करना चाहती है। प्रेसिडेंट लियू, शेन यूचू रात को हेवन एंड अर्थ क्लब में क्लाइंट्स को डिनर दे रही थी। वहां कोई भी सस्पिशियस आदमी नहीं दिखा। 1 महीने से ज्यादा हो गया था और गार्ड्स जो इन्फॉर्मेशन ला रहे थे वो सब सेम थी। सब कुछ शेन यूचू के काम और बिजनेस मीटिंग्स के बारे में ही था। शेन यूचू बिल्कुल एक टिपिकल वर्कोहॉलिक की तरह बिहेव कर रही थी। उसकी लाइफ का रूटीन बस 3 पॉइंट्स के बीच घूम रहा था, कंपनी, घर और कभी कभार हाई एंड क्लब्स में बिजनेस पार्टनर्स को पार्टी देना। मेरे साये की तो बात छोड़ो, उन्हें कोई एक काम का क्लू तक नहीं मिला। लियू रुयान का पेशेंस धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड हो गई थी। लियू फैमिली के घर का माहौल इतना टेंस हो गया था कि सर्वेंट्स पंजों के पल चलते थे, इस डर से कि उनकी जरा सी आवाज से ये बम फट ना जाए। एक दिन जी बोडा बच्चे को लेकर नीचे आया और उसने देखा कि लियू रुयान सोफा पर बैठी थी। उसके सामने रखा ऐश ट्रे सिगरेट के टुकड़ों से भरा हुआ था और वो पूरी तरह से एक डार्क ऑरा से घिरी हुई थी। रुयान,
वो चुपचाप उसके पास गया और सॉफ्ट आवाज में उसे तसल्ली देने लगा। तुम इतना परेशान मत हो, क्या ये फान पहले भी एक बार भागकर नहीं गया था? लेकिन एंड में क्या वो चुपचाप तुम्हारे पास वापस नहीं आ गया था? वो बस तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए जानबूझकर भाग गया है। आदमी ऐसे ही होते हैं, तुम उसे जितना ज्यादा ढूंढोगी वो उतना ही तुमसे छुपने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर तुम उसे ढूंढना बंद कर दोगी तो थोड़े टाइम बाद वो खुद ब खुद वापस लौट आएगा। जी बोडा इस मौके का फायदा उठाकर मेरे बारे में कुछ बुरा बोलना चाहता था ताकि ल्यू रोयान मुझसे कंप्लीटली हेट करने लगे, लेकिन ल्यू रोयान ने अचानक अपना सर उठाया और अपनी डार्क आंखों से उसे घूरने लगी। शट अप, वो एक भारी आवाज में गुर्राई। तुम्हें ये सब बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारी वजह से ना होता तो क्या ये फान मुझे छोड़कर जाता? जी बोडा की आंखें तुरंत लाल हो गई। रोयान, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तुमने कुछ नहीं किया? ल्यू रोयान सार्केस्टिक तरीके से हंसी। फिर वो उठी और स्टेप बाय स्टेप जी बोडा के पास जाने लगी। अगर तुमने जानबूझकर ये फान के लिए वो सूप नहीं बनाया होता और उसे ये झूठ नहीं बोला होता कि वो त्यान त्यान के मीट से बना है, तो क्या ये फान मुझसे गुस्सा होकर घर छोड़कर जाता? जी बोडा, ये मत समझना कि मुझे तुम्हारी ये चीप ट्रिक्स नजर नहीं आती। मैं बस उस कुत्ते को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी पोल नहीं खोली। लेकिन मुझे तुम्हारे सारे घटिया प्लान्स के बारे में अच्छे से पता है, इसीलिए मेरे सामने इनोसेंट बनने की एक्टिंग करना बंद करो। जी बोडा उसकी आंखों में वो भयानक गुस्सा देखकर डर के मारे पीछे हटने लगा। उसकी बाह में जो बच्चा था उसने भी शायद इस टेरिफाइंग प्रेशर को फील कर लिया था और वो जोर जोर से रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाजें ल्यू रुयान के कंफ्यूज दिमाग में हजारों सुइयों की तरह चुभ रही थीं। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने बाल नोचे और फाइनली जी बोडा पर और गुस्सा नहीं किया। वो बस जोर से दरवाजा पटककर स्टडी रूम में चली गई। डैंग! दरवाजा बंद होने की वो जोरदार आवाज इतनी तेज थी कि पूरा विला कांप गया। पूरी रात जागने के बाद ल्यू रोयान ने एक डिसीजन लिया। मुझे ढूंढने के लिए वो सारी हदें पार करने को तैयार थी। ल्यू रोयान ने अपना मोबाइल निकाला और अपने असिस्टेंट को कॉल किया। शेन शियोजिन, तुरंत ल्यू ग्रुप के ऑफिशियल अकाउंट का यूज करके एक ग्लोबल लाइव स्ट्रीम अरेंज करो। फिर सारे मीडिया आउटलेट्स को इन्फॉर्म कर दो कि आज रात 7 बजे ये लाइव स्ट्रीम पूरे इंटरनेट पर पुश की जाएगी। ध्यान से सुनो, ये लाइव स्ट्रीम सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पर नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी पुश होनी चाहिए, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए। कल सुबह मुझे पूरी दुनिया की मीडिया में इस लाइव स्ट्रीम की न्यूज चाहिए। असिस्टेंट ने ऑर्डर लिया और तुरंत काम पर लग गया। रात 7 बजे लाइव स्ट्रीम एग्जैक्ट टाइम पर स्टार्ट हो गई। लाखों इंटरनेट यूजर्स और मीडिया रिपोर्टर्स आंधी की तरह लाइव स्ट्रीम में आ गए। क्या हो रहा है? ल्यू ग्रुप का ऑफिशियल अकाउंट लाइव स्ट्रीम कर रहा है। क्या वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं? फ्रंट रो की सीट रेडी है। मैं एक पैकेट स्पाइसी स्ट्रिप्स की बेट लगाता हूं कि प्रेसिडेंट ल्यू यहां पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करने आई है। मैं भी रोमांस पर ही बेट लगाऊंगा। हमारी प्रेसिडेंट ल्यू तो अपनी हस्बैंड पैम्परिंग के लिए फेमस है। लाइव चैट कमेंट्स बहुत तेजी से स्क्रॉल हो रहे थे। लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स की गिनती 1 सेकंड में 100 मिलियन क्रॉस कर गई। ल्यू रोयान ने कैमरा के सामने एक गहरी सांस ली। फिर उसने एक भारी आवाज में कहा, हेलो एवरीवन, मैं ल्यू रोयान हूं। आज मैंने ल्यू ग्रुप की ऑफिशियल मीडिया का यूज करके ये लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की है, जिसका मेन रीजन है मेरे हस्बैंड ये फान को ढूंढना। वो थोड़ी देर के लिए रुकी और फिर कैमरा के सामने झुककर एक डीप बाव किया। ये फान, मुझे पता है कि मेरी गलती है। इस बार मैं सच में बहुत घटिया थी। आज मैं पूरे इंटरनेट के सामने तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि तुम मुझे तुरंत माफ कर दो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम वापस आ जाओ और मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दो। अगर तुम वापस आ जाओ तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। लाइव स्ट्रीम का पूरा चैट बॉक्स 1 सेकंड के लिए रुक गया और फिर पहले से भी ज्यादा क्रेजी स्पीड से कमेंट्स की बाढ़ आ गई। पूरे इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम करके अपॉलॉजी। ओ माय गॉड, हमारी प्रेसिडेंट ल्यू सच में प्योर लव की अल्टीमेट वॉरियर है। मुझे तो जेलसी हो रही है। इतनी रिच और इतनी डीपली इन लव औरत आखिरकार किसी को कैसे मिल सकती है? क्या ये रियलिटी वाली बॉसी रिच सीईओ और उसके क्यूट हस्बैंड की स्टोरी है? मैं तो कंप्लीटली इन लव हूं। जब चैट बॉक्स में पागलों की तरह कमेंट्स आ रहे थे, तभी ल्यू रोयान ने एक और बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया। मैं ल्यू रोयान सभी इंटरनेट यूजर्स से सिंसियरली रिक्वेस्ट करती हूं कि मेरे हस्बैंड ये फान को ढूंढने में मेरी मदद करे। कोई भी इंसान जो मुझे सच्ची और काम की इंफॉर्मेशन देगा, वेरीफाई होने के बाद मैं पर्सनली उसे 1 मिलियन कैश रिवॉर्ड दूंगी। 1 मिलियन का ये नंबर किसी हैवी बॉम्ब की तरह था जिसने एक पल में इंटरनेट पर हजारों वेव्स क्रिएट कर दी। ल्यू रोयान को यकीन था कि पैसों की इस पावर से उसे बहुत जल्द मेरी खबर मिल जाएगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ। 1 महीने बाद ल्यू रोयान को एक अननोन नंबर से कॉल आई। ये कॉल उसके प्राइवेट मोबाइल पर आई थी। उसने इंटरनेट पर अपना प्राइवेट फोन नंबर पब्लिक नहीं किया था। जो इंटरनेट यूजर्स उसे इंफॉर्मेशन देना चाहते थे वो सिर्फ उसके गार्ड्स को कॉल कर सकते थे और उसके प्राइवेट नंबर पर कॉल करने वाला इंसान सिर्फ मैं हो सकता था। ये फान ने खुद उसे कांटेक्ट किया था। ल्यू रोयान को कॉल करने वाला वो अननोन नंबर सच में मेरा ही था, क्योंकि ल्यू रोयान ने लाइव स्ट्रीम में मेरी फोटो और फिजिकल फीचर्स पब्लिक कर दिए थे और साथ ही मेरे लिए 1 मिलियन का ग्लोबल बाउंटी रिवॉर्ड भी अनाउंस कर दिया था। कुछ ही टाइम में ये मैटर दुनिया भर की सारी बड़ी मीडिया के फ्रंट पेज पर आ गया। चाहे न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक ऐप का होम पेज हो, हर जगह मेरी फोटो और बाउंटी अमाउंट छपा हुआ था।
इस मैसिव मीडिया प्रमोशन की वजह से जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता, लोग मुझे फॉलो करते और सीक्रेटली मेरी फोटोज लेते। यहाँ तक कि कुछ क्रिमिनल्स मुझे किडनैप करके लियू रुयान से एक बहुत बड़ी रैंसम डिमांड करना चाहते थे। थैंक गॉड कि शेन यूचू ने सीक्रेटली मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड्स भेजे थे, इसीलिए वो क्रिमिनल्स सक्सेस नहीं हो पाए। इस लगातार टॉर्चर से परेशान होकर मैंने फोन पर ऑलमोस्ट रोते हुए शेन यूचू से कहा, लियू रुयान इतनी बेशर्म कैसे हो सकती है? आखिर वो चाहती क्या है? क्या वो मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवाने पर फोर्स करना चाहती है ताकि मैं हमेशा के लिए उससे पीछा छुड़ा सकूं? मुझे इस तरह से टूटा हुआ देखकर शेन यूचू को बहुत दुख हुआ। उसने फोन पर मुझे लगातार तसल्ली दी और मुझे शांत रहने को कहा। शेन यूचू का मोबाइल हैकर्स ने एनक्रिप्ट कर रखा था। सच कहूं तो इस पूरे टाइम वो लगातार मेरे साथ कांटेक्ट में थी, लेकिन उसके फोन के एनक्रिप्टेड होने की वजह से लियू रुयान हमारी बातें नहीं सुन पाई। शेन यूचू की तसल्ली के बाद मैं धीरे धीरे शांत हुआ। मैंने डिसाइड किया कि मैं लियू रुयान से एक अच्छी और क्लियर बात करूंगा। इस बार मैं इस मैटर को एक ही बार में हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लियू रुयान, गलत काम मैंने नहीं किया है। मैं अब और गटर के किसी चूहे की तरह छुप छुप कर अपनी लाइफ नहीं जीऊंगा। मैं सूरज की रोशनी में ओपनली और प्राउडली खड़ा होना चाहता हूं। इसीलिए अपने माइंड को रेडी करने के बाद मैंने लियू रुयान का फोन नंबर डायल कर दिया। लियू रुयान उस अननोन नंबर को बस घूरती रही। पिछले 1 महीने से ज्यादा टाइम से उसका प्राइवेट मोबाइल एक कबाड़ के टुकड़े की तरह बिल्कुल शांत पड़ा था। ये फोन नंबर सिर्फ मुझे पता था और मेरे जाने के बाद से किसी ने इस नंबर पर कॉल नहीं किया था। और अब फोन बज रहा था, बिल्कुल एक तेज बिजली की कड़क की तरह जिसने इस डेड साइलेंस को चीर दिया था। उस पल के लिए लियू रुयान की सोचने समझने की कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसने सबसे फास्ट स्पीड से कॉल आंसर की। उसका गला थोड़ा सूख रहा था और उसने खुद से कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं की। उसने बस फोन को कसकर अपने कान से लगा लिया और दूसरी तरफ से आने वाली किसी भी हल्की सी आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। फोन के दूसरी तरफ बहुत शांति थी और मैंने भी कुछ नहीं कहा। कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक की आवाजें आईं और लियू रुयान ऑलमोस्ट अपना कंट्रोल खोने वाली थी। तभी एक ऐसी आवाज जिसे वो अपनी हड्डियों तक पहचानती थी फाइनली गूंजी। लियू रुयान, मैं हूं। मेरी आवाज ठंडी थी, बिना किसी इमोशन के, जैसे किसी बिल्कुल अनजान इंसान से बात कर रहा हूं। लेकिन लियू रुयान के पूरे शरीर का खून 1 सेकंड में उबलने लगा। ये वो है, ये सच में वो है, ये फैन। वो एकदम से बोल पड़ी। एक्साइटमेंट की वजह से उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। तुमने फाइनली मुझे कांटेक्ट किया। मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। तुम्हें पता है कि मैंने इन दिनों तुम्हें कितनी मुश्किल से ढूंढा है। तुम अभी कहाँ हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभी घर वापस ले जाने के लिए आ रही हूँ। शट अप, मैंने ठंडी आवाज में उसे बीच में काट दिया। लियू रुयान, मुझे तुमसे बेकार की बातें करने का कोई शौक नहीं है। हमें मिलना होगा। इस मुलाकात में हम अपने पास्ट के सारे हिसाब एक एक करके क्लियर कर लेंगे और सब क्लियर होने के बाद तुम अपने रास्ते जाना और मैं अपने। फ्यूचर में हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। पहले जब उसने सुना कि मैं मिलना चाहता हूँ तो लियू रुयान काफी खुश हुई थी, लेकिन मेरे ये कहने के बाद कि फ्यूचर में हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी हो, जिसने एक ही पल में उसके दिल की सारी एक्साइटमेंट को बुझा दिया। ये फैन, तुम हमेशा मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? लियू रुयान ने बहुत डिससेटिस्फैक्शन के साथ कहा। हम हस्बैंड वाइफ हैं। हम पिछले 7-8 सालों से साथ हैं। हमारे बीच का हिसाब कभी क्लियर नहीं हो सकता और मैं तुम्हारे साथ कोई हिसाब क्लियर करना भी नहीं चाहती। इतना बोलने के बाद लियू रुयान अचानक रुक गई, जैसे उसे एकदम से कुछ याद आ गया हो। उसने जल्दी से अपनी बात बदलते हुए कहा, मैं समझ गई। ये फैन, क्या तुम अभी भी जी बोदा की बात को दिल से लगा कर बैठे हो? क्या मैंने तुम्हें बार बार प्रॉमिस नहीं किया था? मैं अब जी बोदा से बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैंने उसे सिर्फ बच्चे की खातिर अपने घर में रखा था। जैसे ही उसका बेड रेस्ट कंप्लीट होगा, मैं उसे और बच्चे को यहाँ से दूर भेज दूंगी। ये फैन, क्या ये ठीक रहेगा? बस तुम वापस आ जाओ। जी बोदा का बेड रेस्ट कंप्लीट हो या ना हो, मैं उसे अभी भेज दूंगी। बस तुम एक बार कह दो, मैं उसे अभी इसी वक्त यहाँ से निकाल दूंगी। लियो रुयान की बातों ने मुझे बिल्कुल भी शांत नहीं किया। उल्टा मुझे उसकी बातें सुनकर और भी ज्यादा घिन आने लगी। हमारे बीच बात इतनी बिगड़ चुकी थी और लियो रुयान अभी भी कितनी बेवकूफ़ी से ये सोच रही थी कि ये सब सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उसने जी बोदा पर तरस खाकर उसे लियू फैमिली के घर में रहने दिया था। ये औरत सच में बिल्कुल नहीं सुधरी थी। लियो रुयान, तुम्हें इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, मैंने कोल्ड टोन में कहा। मेरे यहाँ से जाने का तुम्हारे और जी बोदा के रिश्ते से कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि अगर जी बोदा ना भी होता तो फ्यूचर में कोई वांग बोदा होता, ली बोदा होता या जांग बोदा होता। मुझे भी ये बात समझने में बहुत लंबा टाइम लगा कि एक औरत के चीट करने का थर्ड पर्सन से कोई कनेक्शन नहीं होता। थर्ड पर्सन बेशक घटिया होता है, लेकिन वो औरत जो लाइफ टाइम कमिटमेंट नहीं निभा सकती और आखिर तक लॉयल नहीं रह सकती, वो सबसे ज्यादा घटिया होती है। ये फैन, ऐसा नहीं है। लियू रुयान कुछ और कहना चाहती थी, पर मैं अब और कुछ नहीं सुनना चाहता था। मैंने सीधा उसकी बात काट दी। लियू रुयान, मुझे तुमसे बेकार की बातें नहीं करनी। कल दोपहर 3 बजे शेन ग्रुप के हेडक्वार्टर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर प्रेसिडेंट ऑफिस में आ जाना। मुझसे मिलने का ये तुम्हारा इकलौता और आखिरी चांस है। लियू रुयान के फेस का एक्सप्रेशन 1 सेकंड में फ्रीज हो गया। शेन
ग्रुप, क्या वो शेन यूचू का एरिया नहीं है? मैंने उसे शेन यूचू के टेरिटरी में मिलने के लिए बुलाया था। एक ही पल में एक अनकंट्रोलेबल गुस्सा और डीपली जेलसी लियो रुयान के दिल से बाहर आने लगी। वो गुस्से से पागल हो गई। ये फैन, तो तुम सच में उस घटिया इंसान शेन यूचू के साथ हो। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ और तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन के साथ चक्कर चला रहे हो। क्या ऐसा करके तुम मेरे साथ फैर कर रहे हो? फोन के दूसरी तरफ मेरी आवाज बिल्कुल ठंडी हो गई। लियो रुयान, हर किसी को अपनी तरह घटिया मत समझो। सिर्फ इसीलिए कि तुमने शादी में रहकर चीट किया, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भी शादी के अंदर चीट करेंगे। और वैसे भी हमारा 1 साल पहले ही डिवोर्स हो गया था। रीमैरिज तो सिर्फ मेरा तुम्हें बेवकूफ बनाने का एक तरीका था। रीमैरिज का मैरिज सर्टिफिकेट बिल्कुल फेक था। मैं अब एक फ्री इंसान हूँ, मैं जिसके साथ चाहूँ उसके साथ रह सकता हूँ और ये तुम्हारा मैटर नहीं है। ये कहकर मैंने सीधा फोन कट कर दिया। मोबाइल से आती बीप बीप की आवाज सुनकर लियो रुयान गुस्से से कांपने लगी। उसने अपना हाथ उठाया और फोन को जोर से सामने वाली दीवार पर दे मारा। एक हल्की सी क्रैश की आवाज के साथ वो बेहद एक्सपेंसिव कस्टम मेड फोन एक ही सेकंड में चूर चूर हो गया। अगर लियो रुयान मुझ पर और शेन यूचू पर शक कर रही थी तो इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। असल में जब लियो रुयान और मैं न्यूली रिलेशन में आए थे तो शेन यूचू पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ी थी। लेकिन उस वक्त लियो रुयान ने शेन यूचू को एज अ लव राइवल कभी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से शेन यूचू सिर्फ इसीलिए मुझे पागलों की तरह परस्यू कर रही थी क्योंकि मैं लियो रुयान का बॉयफ्रेंड था, ना कि इसीलिए कि वो सच में मुझसे प्यार करती थी। शेन यूचू बस उसके रास्ते में रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब जब उसने सुना कि मैंने डायरेक्टली मीटिंग की लोकेशन शेन ग्रुप डिसाइड की है और जब उसने शेन यूचू की बोली हुई पुरानी बातें रिकॉल की तो लियो रुयान अब और शांति से बैठ नहीं सकती थी। एक ऐसी ह्यूमिलिएशन जो उसने पहले कभी फील नहीं की थी, वो एक झटके में उसकी पूरी बॉडी में फैल गई। इस पल लियो रुयान सच में अपने गार्ड्स को लेकर शेन फैमिली के घर जाना चाहती थी और उस कमीनी शेन यूचू की एक एक हड्डी तोड़ना चाहती थी। फिर मुझे वापस किडनैप करके मुझे लॉक कर देना चाहती थी ताकि मैं पूरी लाइफ उसे कभी ना छोड़ सकूं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि शेन फैमिली कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी रिच टॉप लेवल फैमिली थी जो डायरेक्टली लियो फैमिली से मुकाबला कर सकती थी। फ्रंट से लड़ने पर उसे कोई फायदा नहीं होता, उसे मजबूरन अपने अंदर की उस भयानक आग को दबाना पड़ा। और मेरी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगले दिन दोपहर 3 बजे वो कार ड्राइव करके शेन ग्रुप के हेडक्वार्टर बिल्डिंग पहुंच गई। एक ब्लैक लैम्बोर्गिनी ने अचानक एक शार्प ब्रेक मारा और बेहद एरोगेंट स्टाइल में शेन ग्रुप हेडक्वार्टर के एंट्रेंस पर आकर रुक गई। लियो रुयान ने कार का दरवाजा जोर से पटका और अपने साथ एक डरावनी ठंडी ऑरा लिए सीधा बिल्डिंग में घुस गई। मैम, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? रिसेप्शन पर खड़ा लड़का उसकी इस मर्डरस लुक को देखकर डर गया था, लेकिन फिर भी उसने अपनी ड्यूटी पूरी करते हुए उसे रोकने की कोशिश की। लियो रुयान ने उसकी तरफ भी नहीं देखा और सीधा उसे साइड में पुश करके लंबे कदम लेते हुए प्रेसिडेंट के प्राइवेट एलिवेटर की तरफ बढ़ गई। एलिवेटर बिना किसी रुकावट के डायरेक्टली टॉप फ्लोर पर पहुंच गया। डिंग की आवाज के साथ एलिवेटर के डोर्स धीरे से खुले और सामने शेन यूचू का वो बहुत बड़ा और खाली प्रेसिडेंट ऑफिस नजर आया। लियो रुयान सीधा अंदर चली गई और फिर उसकी बॉडी अचानक रुक गई क्योंकि उसने उस फिगर को देख लिया था जिसे देखने के लिए वो पिछले 1 महीने से तड़प रही थी। उस वक्त मैं एक ह्यूज ग्लास विंडो के सामने बैठा हुआ था। मैंने एक वेल फिटेड व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, मेरे बाल छोटे और नीट थे और सूरज की रोशनी में मेरा साइड प्रोफाइल बहुत हैंडसम और क्लियर लग रहा था। मैं कमजोर हो गया था। 1 महीने पहले के मुकाबले मैं अब और भी ज्यादा कमजोर और वीक लग रहा था, जैसे हवा का एक झोंका भी मुझे उड़ा ले जाएगा। लियो रुयान के दिल में अचानक एक तेज दर्द उठा। ये उसका हस्बैंड था, वो इंसान जिससे उसने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार किया था। लेकिन उससे शादी करने के बाद ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, बल्कि दिन ब दिन कमजोर और डिप्रेस्ड होता जा रहा था। वो खुद को ब्लेम कर ही रही थी कि अचानक लियो रुयान ने देखा कि शेन यूचू एक गर्मा गर्म कॉफी का कप लिए मेरी तरफ आ रही है। उस औरत के फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी और वो मेरी तरफ जिस नजर से देख रही थी उसमें क्लियर पोजेसिवनेस झलक रही थी। लियो रुयान एक झटके में फट पड़ी। वो तीर की तरह आगे भागी और उसने एक हाथ से शेन यूचू के हाथ में पकड़ा कॉफी कप जमीन पर गिरा दिया। शेन यूचू, तुम कमीनी औरत, मेरे हस्बैंड से दूर रहो। खोलती हुई कॉफी जमीन पर गिरकर फैल गई। थैंक गॉड कि शेन यूचू का रिएक्शन फास्ट था और वो टाइम पर पीछे हट गई, वरना वो सारी कॉफी उसके ऊपर गिर जाती। शेन यूचू, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? लियो रुयान अपनी लाल आंखों से शेन यूचू को घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे जिंदा ही खा जाएगी। ये मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच की बात है, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। शेन यूचू ने एक हल्की सी स्माइल दी। प्रेसिडेंट लियो, क्या तुम भूल गई हो कि ये मेरा ऑफिस है? उसने अपना चिन उठाया। उसकी आंखों और आईब्रोज में पूरा एटीट्यूड और चैलेंज था। मुझे लगता है कि जिसे बाहर निकल जाना चाहिए वो तुम हो। लियो रुयान ने शेन यूचू को पंच मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि उसका मुक्का लगता मेरी ठंडी आवाज वहां गूंज उठी। लियो रुयान, रुक जाओ। अगर तुम यहाँ लड़ने आई हो तो मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। तुम और शेन यूचू जैसे चाहो वैसे लड़ सकती हो, लेकिन मेरे जाने के बाद इंटरनेट पर फेक लाइव स्ट्रीम करके मुझे ढूंढने का ड्रामा मत करना, क्योंकि मैंने फोन पर तुम्हें क्लियरली बता दिया था अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो बस आज ही तुम्हारे पास ये इकलौता चांस है। ये सुनकर लियो रुयान आखिरकार शांत हुई। उसने सर घुमाकर मुझे अपनी जलती हुई आंखों से देखा और उसकी आवाज सबकॉन्शियसली थोड़ी सॉफ्ट हो गई। यू फैन, गुस्सा मत करो, मैं यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ, मैं तुम्हें ढूंढने आई हूँ। मेरे साथ और ड्रामा मत करो, चलो घर चलते हैं। ओके, घर चलने के बाद तुम जैसे बात करना चाहो हम वैसे ही बात करेंगे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया। घर चले?
मेरे पास अब घर कहाँ है? लियू रुयान में इतनी हिम्मत कैसी थी कि वो मुझे अपने साथ घर चलने को कह सके? लियू रुयान, मैंने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, तुम्हारे साथ घर जाने के लिए नहीं। थोड़ी देर की शांति के बाद आखिरकार मैंने बोलना शुरू किया। मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन वो बहुत क्लियर और स्ट्रांग थी। मैं यहाँ तुम्हारे साथ टर्म्स नेगोशिएट करने आया हूँ। मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ और स्टेप बाय स्टेप चलकर लियू रुयान के सामने गया। फिर मैंने अपना सर उठाया और बिना डरे या झुके सीधा उसकी आंखों में देखा। लियू रुयान, तुम अभी कॉल करोगी और अपने लोगों को बोलोगी कि तुम्हारी वो घटिया लाइव स्ट्रीम तुरंत हटा दे और मुझसे रिलेटेड सारी न्यूज और बाउंटीज को डिलीट करवाओगी। लियू रुयान का दिल एक ही झटके में बैठ गया। तो इसका मतलब मैंने उसे सिर्फ इसीलिए यहाँ बुलाया था। मेरे दिमाग में उसके साथ वापस पैचअप करने का कोई ख्याल नहीं था। मैं बस हमेशा के लिए उससे पीछा छुड़ाना चाहता था। यूफैन, अगर तुम मेरे साथ घर चलोगे तो मैं तुम्हारी सारी कंडीशंस मान लूंगी। लियू रुयान ने अपने दिल के डिसअपॉइंटमेंट और गुस्से को फोर्सफुली दबाया। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा और फिर एक एक वर्ड पर जोर देते हुए बोली, मैं इंटरनेट से उस लाइव स्ट्रीम की सारी वीडियोस हटा दूंगी। मैं तुम्हारे बारे में सारी न्यूज और बाउंटीज डिलीट करवा दूंगी और साथ ही मैं जी बोडा और उसके बच्चे को भी भेज दूंगी और इस लाइफ में कभी दोबारा उनसे नहीं मिलूंगी। बस तुम मेरे पास वापस आ जाओ। मैं जो कह रही हूँ वो मैं डेफिनेटली करूंगी। लियू रुयान के इस प्रॉमिस पर मैं हल्का सा हंस पड़ा। मेरी वो स्माइल बहुत फेंट थी, पर उसमें हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक थी। लियू रुयान, मजाक करना बंद करो। बातें इस हद तक पहुंच चुकी हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी घर वापस जाऊंगा? ये फैन। लियू रुयान ने एक कदम आगे बढ़ाया और मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शेन यूचू ने एकदम से उसे रोक दिया। लियू रुयान, क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा है? शेन यूचू मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मुझे अपने पीछे पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया। ये फैन तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएगा। वो अब तुमसे प्यार नहीं करता। खुद की और बेइज्जती करवाना बंद करो। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। लियू रुयान का पेशेंस कंप्लीटली खत्म हो गया था। उसने अपना मुक्का उठाया और सीधा शेन यूचू के फेस की तरफ घुमाया, लेकिन इस बार शेन यूचू अपनी जगह से नहीं हिली, बल्कि मैंने तुरंत अपना हाथ आगे किया और लियू रुयान की रिस्ट को पकड़ लिया। लियू रुयान, मैं तुम्हें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता सकता हूं कि शेन यूचू बिल्कुल सही कह रही है। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा और अगर तुम मुझे दोबारा फोर्स करोगी तो मैं भी एक लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करूंगा और फिर मैं पूरी दुनिया को डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे तुम लियू रुयान ने एक थर्ड पर्सन के लिए अपने रियल हस्बैंड को टॉर्चर किया। लियू रुयान का मुक्का हवा में ही रुक गया। उसने मुझे कंप्लीटली डिसबिलीफ के साथ देखा। मैं शेन यूचू को बचाने के लिए उसे इस तरह से धमकी दे रहा था। लियू रुयान, तुम्हारी उस लाइव स्ट्रीम ने ऑलरेडी दुनिया भर में तमाशा बना दिया है ना? अच्छा है, इससे मेरा ट्रेंडिंग टॉपिक्स खरीदने का पैसा बच जाएगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि कल सुबह होने से पहले तुम इंटरनेट से ये सारा कचरा साफ कर दो। लोग कहते हैं कि घर की गंदी बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। इस शर्मनाक मैरिज का तमाशा मैं पूरी दुनिया के सामने नहीं बनाना चाहता, लेकिन अगर तुम हर हाल में मेरे साथ लड़ना चाहती हो और मुझे कंप्लीटली बर्बाद करना चाहती हो तो मुझे भी अपनी बेइज्जती का कोई डर नहीं है। मैं प्रॉमिस करता हूं कि जो स्टोरी मेरे मुंह से बाहर आएगी वो तुम्हारी उस डीपली इमोशनल अपॉलॉजी से 100 टाइम्स ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। बिना किसी झिझक के ये धमकी देकर मैं मुड़ा और वहां से चला गया। लियू रुयान का गुस्सा एक सेकंड में भड़क उठा। वो किसी पागल इंसान की तरह मेरी पीठ के पीछे चिल्लाने लगी, ये फैन, तुमने शेन यूचू के लिए मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इस रिश्ते को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो ना? ठीक है, तो फिर डिस्ट्रॉय ही कर दो। जाओ और लाइव स्ट्रीम करो। जाओ और मेरी रेपुटेशन बर्बाद कर दो। अगर तुमने लाइव स्ट्रीम की तो हमारे बीच सब सच में खत्म हो जाएगा। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतने स्टोन हार्टेड हो सकते हो। जब इंसान इमोशनल ब्रेकडाउन में होता है तो वो अक्सर ऐसी कड़वी बातें बोल देता है जिन्हें वो खुद नहीं संभाल सकता, और लियू रुयान इस वक्त उसी कंडीशन में थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं शेन यूचू के लिए उसे इस तरह से धमकी दूंगा, इसीलिए उसने पागलों की तरह सब कुछ दाव पर लगा दिया। हालांकि वो जानती थी कि ये इरैशनल है, पर वो बस ये देखना चाहती थी कि क्या मैं सच में उसके साथ इतना क्रूएल हो सकता हूं। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधा वहां से निकल गया। रात बहुत जल्दी बीत गई। लियू रुयान भी बहुत स्टर्बन इंसान थी। उसने अपनी लाइव स्ट्रीम, वीडियोस, न्यूज और बाउंटीज में से एक सिंगल चीज भी इंटरनेट से नहीं हटाई। इसीलिए अगले दिन रात 7 बजे मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू की। मैं उन सभी व्यूअर्स को पास्ट का पूरा सच डिटेल में बताना चाहता था जिन्हें लियू रुयान ने बेवकूफ बनाया था। लियू रुयान के किए गए ड्रामा की वजह से पूरी दुनिया के गॉसिप लवर्स ऑलरेडी हम दोनों पर फोकस कर रहे थे। उनका भागना, उसका पीछा करना और ये रिच फैमिली का इंटेंस लव रिलेशन। और अब जैसे ही मैंने लाइव स्ट्रीम स्टार्ट की, मुझे किसी प्रमोशन की जरूरत भी नहीं पड़ी। लाइव स्ट्रीम में व्यूअर्स की गिनती तुरंत 100 मिलियन क्रॉस कर गई और मैं कैमरे के सामने बिल्कुल कामली बैठकर लियू रुयान और अपने ब्रेकअप और रिलेशन की स्टोरी सुनाने लगा। मैंने बताया कि शादी के बाद हमारी लाइफ कितनी स्वीट चल रही थी, लेकिन जब से लियू रुयान का चाइल्डहुड फ्रेंड जी बोडा फॉरेन से वापस आया, लियू रुयान घर वापस आना छोड़ दिया। वो मेरी कॉल्स नहीं उठाती थी, मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती थी। न जाने कितनी रातें मैंने अकेले जागकर काटी थी। मैं मैरिड था पर अपनी वाइफ को ढूंढ नहीं सकता था।
मैंने उन्हें बताया कि कैसे हमारी पहली मैरिज एनिवर्सरी पर मैंने मेहनत से एक पूरी टेबल भरकर खाना बनाया था, लेकिन लियू रुयान जी बोडा के साथ फायरवर्क्स देख रही थी और घर ही नहीं आई। मैंने उन्हें बताया कि मेरा बर्थडे और जी बोडा का बर्थडे सेम डे पर था। लियू रुयान ने मुझे घर पर अकेला छोड़ दिया और अपने बचपन के फ्रेंड्स के साथ मिलकर जी बोडा के लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की। मैंने उन्हें बताया कि कैसे जी बोडा की सिर्फ एक बात पर लियू रुयान ने मुझे कोड़े मारे थे। उसने मुझे एक बर्फीले रूम में बंद कर दिया और मुझे वो जहर पीने पर फोर्स किया, जिससे मुझे पेट में भयानक दर्द हुआ और उसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। मैंने उन्हें बताया कि कैसे 1 साल पहले मैं बहुत मुश्किल से लियू रुयान के शैतानी चंगुल से आज़ाद हुआ था, लेकिन लियू रुयान ने मेरे पेरेंट्स को किडनैप कर लिया और मुझे उसके साथ रीमैरी करने पर फोर्स किया। मैंने हार मान ली थी। मुझे लगा था कि लियू रुयान अपनी गलती सुधारेगी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जी बोडा को प्रेग्नेंट किया और फिर मेरे ऊपर टॉर्चर का एक नया दौर शुरू कर दिया। मेरी लाइव स्ट्रीम पूरे 5 घंटे तक चली और सारी पब्लिक गुस्से से पागल हो गई थी। ओ नो, क्या लियू रुयान इंसान भी है? उसने एक थर्ड पर्सन के लिए अपने रियल हस्बैंड को इतना टॉर्चर किया। ओ माय गॉड। लियू रुयान इंटरनेट पर हमेशा एक लविंग वाइफ का कैरेक्टर प्ले करती थी। मुझे लगा वो सच में अपने हस्बैंड को पैम्पर करने वाली औरत है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्राइवेटली वो ऐसी इंसान होगी। ये तो किसी डोमेस्टिक वायलेंस वाली औरत से भी ज्यादा डरावनी है। डोमेस्टिक वायलेंस करने वाली औरतें सिर्फ अपने हस्बैंड्स को पीटती हैं, पर इसने तो अपने हस्बैंड को ऑलमोस्ट जान से ही मार दिया। सब लोग लियू ग्रुप का बॉयकॉट करो। डोमेस्टिक वायलेंस करने वाली औरत की कंपनी को जल्द से जल्द बर्बाद कर दो। इंटरनेट यूजर्स की पावर के साथ मेरी लाइव स्ट्रीम वीडियो को छोटे छोटे क्लिप्स में एडिट कर दिया गया और वो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गए। इंटरनेट यूजर्स ने खुद से लियू ग्रुप का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। लियू ग्रुप के शेयर्स बहुत बुरी तरह से गिरने लगे। कुछ ही दिनों में कंपनी को हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का लॉस हो गया। मजबूर होकर ओल्ड मैडम लियू को पर्सनली सामने आना पड़ा और उन्होंने लियू रुयान को लियू ग्रुप के प्रेसिडेंट पोजीशन से हटा दिया। लेकिन इसके बावजूद लियू ग्रुप के शेयर्स गिरते रहे। लियू रुयान को पर्सनली बहुत बड़ा सदमा लगा था, क्योंकि उस लाइव स्ट्रीम के थ्रू उसे क्लियरली रियलाइज हो गया था कि मैं अब सच में उससे प्यार नहीं करता था। अब हमारे बीच पैचअप करने का कोई चांस नहीं बचा था। लियू रुयान इस बड़े सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने बहुत ज्यादा शराब पीना शुरू कर दिया और उसका टेम्पर दिन ब दिन बहुत बुरा होता गया। शराब पीने के बाद हर बार वो अपने दिल का गुस्सा निकालने के लिए जी बोडा को पागलों की तरह पीटती थी। पूरे 1 साल तक मार खाने के बाद जी बोडा का प्रेशर बर्दाश्त से बाहर हो गया और उसने अपनी कार से लियू रुयान को कुचलकर मार डाला और मैंने 2 साल बाद शेन यूचू से शादी कर ली। स्टार्टिंग में शेन यूचू ने मुझे सिर्फ लियू रुयान को चिढ़ाने के लिए परस्यू किया था, लेकिन टाइम के साथ मुझे परस्यू करते करते आखिरकार उसे मुझसे प्यार हो गया। इतने सालों तक सीक्रेटली प्लान करने और वेट करने के बाद आज फाइनली उसकी विश पूरी हो गई और उसे अपना प्यार मिल गया। हे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो प्लीज इस वीडियो को अपना पूरा सपोर्ट दें और ऐसी ही नई नई स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।